ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 541। खतरे का एहसास। वांग बाओले ने जो कहा था उसे सुनकर लियांग लॉन्ग के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसका दिमाग पूरी तरह से जाग गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कुछ पल के लिए सांस रोक ली। वह खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन वांग बाओले ने उसके साथ पूरी तरह से धोखा किया था। इस समय उसके पास स्थिति को संभालने का कोई तरीका नहीं था। जब वह घबराया तो मी लीजी, जो इस दौरान चुप थी, ने अपना सिर हिलाया। लियांग लॉन्ग, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ गलत हो गए? तुम्हारा विनम्र शिष्य। लियांग लॉन्ग जम गया। वांग बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह फैंग क्यूरन की ओर कुछ कदम बढ़ा। फैंग क्यूरन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय उसकी आंखों के, जो मी लीजी को देखते ही थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम्हारी गलती तर्क पर जोर देने में थी। तुम्हें सही होना चाहिए था। मी लीजी की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। वह मुड़ा और अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और वांग बाओले को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया। जैसे ही हवाएं आसमान में चलीं और बादल उबलने लगे और गड़गड़ाने लगे, आकाश का रंग बदल गया। उनके चारों ओर आग का सागर फूट पड़ा। एक विशाल, अवर्णनीय शक्ति एक बवंडर में बदल गई। इसने सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी और वांग बाओले की ओर दौड़ा, उसे पूरा निगलने के इरादे से। वांग बाओले पर अचानक एक आसन्न खतरा छा गया। वह स्थिर हो गया, जैसे कि उसकी साधना पर काबू पाया जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अदृश्य खाई ने उसे और मी लीजी को अलग कर दिया हो। इस दुनिया में मी लीजी एक देवता के समान थी। सौभाग्य से मी लीजी यहाँ एकमात्र देवता नहीं थी, वहाँ फैंग क्यूरान भी था। मी लीजी के हमला करते ही फैंग क्यूरान ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने मी लीजी की ओर उंगली उठाई और उसके पैरों के नीचे तुरंत पानी की लहरें दिखाई दीं। वे बाहर की ओर बढ़े और पलक झपकते ही एक विशाल महासागर में तब्दील हो गए। सभी दिशाओं में गर्जन वाली लहरें उठीं, जो मी लीजी के साथ एक अदृश्य युद्ध में लगी हुई थीं। एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट हुई। वांग बाओले का शरीर कांप उठा और उसके होठों से खून बहने लगा। लियांग लॉन्ग ने भी यही अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों से खून बह रहा है, क्योंकि वह अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था, किसी भी समय जमीन पर गिरने के लिए तैयार था। केवल मी लीजी और फैंग क्यूरन ही खड़े रहे। उनके कपड़े भी नहीं उधेड़े गए थे। दूसरी ओर उनके पैरों के नीचे सुनसान द्वीप। वांग बाओले ने सदमे में देखा कि कैसे पहाड़ की चट्टानें धूल में बदल गईं और पूरा द्वीप तलवार के चेहरे से मिट गया। ये पूरी तरह से गायब हो गया। आग का सागर उमड़ पड़ा और उसकी जगह ले ली। ऐसा लगा जैसे द्वीप कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वांग बाओले, तो क्या हुआ अगर तुम अपने तरीके से बाहर निकल सकते हो? मी लीजी हवा में खड़े थे, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे और उनकी ठंडी आंखें वांग बाओले के चेहरे पर घूम रही थीं। याद रखना, अगर तुमने मेरे शिष्य के साथ फिर से कोई चाल चलने की हिम्मत की तो तुम इस द्वीप की तरह खत्म हो जाओगे। ये कहने के बाद मी लीजी ने फैंग क्यूरान की ओर सिर हिलाया, फिर मुड़े और बुरी तरह घायल और बेहोश लियांग लॉन्ग को ले गए। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। वांग बाओले चुप हो गए और फैंग क्यूरान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बहुत देर बाद धीरे धीरे उन्हें फिर से खोला। वह कुछ कहने की कगार पर लग रही थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। थकावट ने उसकी आंखों को रंग दिया और वह आहें भरती हुई लग रही थी। वह मुड़ी और चली गई। वांग बाओले बहुत लंबे समय तक हवा में मंडराते हुए एकमात्र व्यक्ति बने रहे। वह उस दिशा को घूरते रहे जहां मी लीजी और फैंग क्यूरान गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है कि मैं खुद पर भरोसा करूं। एल्डर फैंग बहुत कोमल हैं। वह संघ के लिए सबसे अच्छी साथी हो सकती है, लेकिन वह कोई ऐसी नहीं है जिस पर मैं व्यक्तिगत रूप से भरोसा कर सकूं। अंत में मुझे अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। आत्मा नाली क्षेत्र। अगर उसने वास्तव में मुझे पहले मारने की कोशिश की तो मैं उसे उड़ा दूंगा और लिटिल मिस्सी को बुलाऊंगा, फिर तलवार के शरीर तक अपना रास्ता बनाऊंगा। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया, फिर एक गहरी सांस ली। वह मुड़ा और एक कदम आगे बढ़ा। वह विशाल विस्तार दाव महल की ओर नहीं गया, बल्कि ग्रीन फायर आइलैंड की ओर दौड़ा। जब वांग बाओले अपने द्वीप पर लौटा तो वह अपनी साधना में क्रॉस लेग बैठ गया और एक गहरे, लंबे चिंतन में डूब गया। मी लीजी के अंतिम हमले की छवि उसके दिमाग में फिर से उभर आई। उसने तब पूरे स्वर्ग के वजन को अपने ऊपर दबाते हुए महसूस किया था। इसने उसकी अपनी साधना को आगे बढ़ाने की इच्छा को और तीव्र कर दिया। मुझे जल्द से जल्द नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना है। जब वह समय आएगा तो मुझे डार्क आर्टिफैक्ट पर कुछ नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। अपना मन बना लेने के बाद वांग बाओले ने लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन का दस्तावेजीकरण करने वाली जेड स्लिप निकाली और तकनीक के दूसरे स्तर के बारे में पढ़ा। लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे स्तर में उसे एक लाइटनिंग अवतार बनाना था जिसमें कुछ खास लड़ने की क्षमताएं होंगी। उसे अपने शरीर के अंदर इस लाइटनिंग अवतार को पोषित करना था। यह उसकी अपनी शक्ति से भी बड़ी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होगा।
हालांकि अगर यह अवतार नष्ट हो जाता है तो उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिजली के अवतार के पक्ष और विपक्ष दोनों थे। हालांकि वांग बाओले का कोर दूसरों से अलग था। उनका मानना था कि अगर उनके लाइटनिंग कोर को नुकसान पहुंचाया गया तो उन्हें जो नुकसान होगा वह महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये कुछ ऐसा होगा जिसे वह झेल सकता है और बच सकता है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वांग बाओले ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना शुरू कर दिया। बिजली के अमर परिवर्तन के दूसरे स्तर का अभ्यास किया। उसने आने वाले दिनों में जो गोलियां हासिल की थीं उन्हें खाना जारी रखा। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी, उसकी मध्य अवस्था कोर गठन क्षेत्र की साधना स्थिर होने लगी। वह देर अवस्था कोर गठन क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 महीना बीत गया। लियांग लॉन्ग इस 1 महीने के दौरान द्वीप पर वापस नहीं आया। भले ही मी लीजी ने वांग बाओले को चेतावनी जारी की थी, लियांग लॉन्ग स्पष्ट रूप से वांग बाओले के तरीकों से डर गया था। उसने सहज रूप से वांग बाओले से बचने का विकल्प चुना था। एक रात अजीबोगरीब और चमत्कारिक रस्सी वापस वांग बाओले के पास पहुंच गई। उसके गधे का मामला भी था। वांग बाओले को नहीं पता था कि इस बार उसे कितने समय तक प्रशिक्षण देना होगा, इसलिए उसने गधे को जंगल में छोड़ दिया ताकि वह अपने भोजन का स्रोत खुद खोज सके। आखिरकार गधा एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन दायरे के अजगर में बदल सकता था। जब तक वह अजीबोगरीब शक्तिशाली संस्थाओं के क्रोध का शिकार नहीं होता, तब तक वह जीवित रहने और खुद की रक्षा करने में सक्षम होगा। गधा अपने मालिक द्वारा छोड़े जाने से उत्साहित था। उसने सोचा था कि वह भूख से मर जाएगा। जब उसे छोड़ा गया तो वह तुरंत बाहर निकल गया। उसने पहाड़ की चट्टानों से एक टुकड़ा उठाया और पेड़ों और घास को कुतरना शुरू कर दिया। अपनी भूख में उसने बेस्वाद पिघले हुए लावा का एक घूंट भी पी लिया। वांग बाओले ने गधे को अनदेखा किया और अपना एकांत जारी रखा। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी, उसके ध्यान करने वाले शरीर के चारों ओर बिजली के बोल्ट दिखाई देने लगे। वे उसके पूरे शरीर पर घूमते रहे और उनकी संख्या बढ़ती गई। धीरे धीरे उसकी एक प्रतिरूप छवि उभरी और उसके वास्तविक शरीर पर परत चढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे खुद की एक प्रति बना रहा था। ये स्पष्ट था कि बिजली अमर परिवर्तन के दूसरे स्तर पर वास्तव में महारत हासिल करने के लिए समय की आवश्यकता थी। वह केवल अपने अवतार का प्रारंभिक प्रोटोटाइप बनाने में सक्षम था। जैसे जैसे उसने अपनी साधना जारी रखी, उसे यून पियाओजी से अच्छी खबर मिली। उसे आखिरकार स्पिरिट बोट्स के बेड़े के लिए एक उदार ग्राहक मिल गया था जिसे वांग बाओले ने बनाया था। ग्राहक पूरे बेड़े को खरीदने के लिए तैयार था। उसने जो कीमत दी वह लगभग उतनी ही थी जितनी उसने नावों के निर्माण में निवेश की थी, प्रत्येक स्पिरिट बोट के लिए 300 बैटल क्रेडिट। बहुत खुश होकर वांग बाओले ने तुरंत यून पियाओजी के साथ बातचीत शुरू की। उसने कुछ नावें अपने पास रखी लेकिन बाकी बेच दीं। उसने 16,000 से ज़्यादा बैटल क्रेडिट कमाए। वांग बाओले ने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाएं लगन से पढ़ी थीं। वह अपना सारा मुनाफा अपने पास नहीं रखने वाला था। अगर वह ऐसा करना भी चाहता था तो वह ऐसा किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं करने वाला था जिसके बारे में बहुत से लोग जानते थे। उसने बहुत उदारता से यून पियाओजी को अपनी प्रशंसा के प्रदर्शन के रूप में 3,000 क्रेडिट भेजे। उसने 2,000 युद्ध क्रेडिट भी अलग रखे और यून पियाओजी से अनुरोध किया कि वह उस दिन की याद दिलाने के लिए अपने आभार के प्रतीक के रूप में उसे अपने कबीले के भाई को दे दे। जब यून पियाओजी को क्रेडिट मिले तो वह बहुत खुश हुआ। उसे यकीन होता गया कि वांग बाओले की दोस्ती ऐसी थी जिसे वह आगे बढ़ा सकता था। जब उसके कबीले के भाई को भी क्रेडिट मिले तो वह मुस्कुराया। उसे अभी भी संघ के साधक पसंद नहीं थे, लेकिन अब वह वांग बाओले के प्रति अलग तरह से महसूस करता था। उसके पास साधना, चातुर्य और दिमाग है। वांग बाओले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अचानक धन में वृद्धि के साथ वांग बाओले संतुष्टि से भर गया क्योंकि उसने अब अपने पास मौजूद 30,000 युद्ध क्रेडिट को देखा। उसने खुशी खुशी अपना एकांत जारी रखा। लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे स्तर का अभ्यास करने के अलावा उन्होंने कुछ समय थेआर्क कवच विरासत का अध्ययन करने में भी बिताया। वांग बाओले को आखिरकार कुछ अध्ययन के बाद समझ में आ गया कि विरासत क्या थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह उनके वर्तमान भौतिक शरीर के बाहर एक और मांस और रक्त शरीर का निर्माण था। ये लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन और लाइटनिंग अवतार के समान प्रतीत होता था, लेकिन वे समान नहीं थे। लाइटनिंग अवतार एक भ्रम था। दूसरी ओर थेआर्क कवच वास्तविक था। लाइटनिंग अवतार का मतलब किसी के शरीर के बाहर छोड़ा जाना था। थेआर्क कवच का मतलब किसी के असली रूप को ढंकना था, जिसे कभी अलग नहीं किया जाना था। थेआर्क कवच का ये तथाकथित भौतिक रूप केवल एक रूपक था। वास्तव में वह मांस से बने कवच की खेती कर रहा होगा जो उसके असली भौतिक रूप को ढंक देगा। वह था थेआर्क कवच। इस विरासत में महारत हासिल करने का पहला कदम उसकी त्वचा पर रक्त के रंग के मेरिडियन बनाना था। वे उसके पूरे शरीर को लताओं की तरह ढंक देंगे और एक बुनियादी संरचना बना देंगे। इसे हासिल करने के लिए थेआर्क कवच के पहले स्तर में महारत हासिल करनी होगी। वांग बाओले ने अपने मन में इसकी कल्पना करने की कोशिश की।
वह कल्पना कर सकता था कि एक बार जब वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा तो वह कितना विचित्र और डरावना दिखाई देगा। अगला कदम उसके शरीर के बाहर एक कंकाल संरचना बनाना होगा। उसे ऐसी हड्डियां विकसित करनी थीं जो उसके मेरिडियन के साथ जुड़ जाएं। यह उसके वास्तविक शरीर पर एक कंकाल विकसित करने जैसा होगा। उस बिंदु पर उसकी लचीलापन आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। अंत में, जब उसके वास्तविक भौतिक शरीर के ऊपर मांस और रक्त कवच का एक पूरा सूट बन गया, तो वह वास्तव में इस विरासत के अंतिम स्तर पर महारत हासिल कर चुका होगा और पहुंच गया होगा। जिस बात ने वांग बाओले को वास्तव में चौंका दिया वह ये था कि उसे वृद्धिशील प्रभाव मिले। तीनों स्तर व्यक्ति की साधना को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। प्रत्येक स्तर पर शक्ति में क्रमशः 3, 6 और 9 गुना वृद्धि होती है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। जब वह अनंत तकनीकों की आंख में था तो वह यथासंभव अधिक से अधिक विरासत प्राप्त करने पर केंद्रित था। यही कारण था कि उसने थेआर्क कवच विरासत का अध्ययन करने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च नहीं की थी। विस्तृत विश्लेषण के बाद वह ये देखकर दंग रह गया कि यह कितनी शक्तिशाली थी। मेरे दिमाग में 100 से अधिक अन्य विरासतें हैं। मुझे उन सभी को सीखने के लिए समय निकालना होगा। हो सकता है कि मैं उसके बाद अजेय हो जाऊं। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह जानता था कि यह कितना अवास्तविक था। उसने सोचा कि अब उसके पास जो विरासतें हैं उन्हें दस्तावेज करने का कोई तरीका खोजा जाए। ये सबसे बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विकल्प होगा। अगर लिटिल डुआनमू अभी भी इस जगह को छोड़ने के बाद अपना राष्ट्रपति पद मुझे नहीं देना चाहता है तो मैं उसे अपनी विरासतों से मार दूंगा। वांग बाओले अपनी उपलब्धियों पर गर्व से फूला हुआ था। उस छवि ने उसे प्रत्याशा और उत्साह से भर दिया। कुछ समय बाद आखिरकार उसने खुद को शांत किया। उसने एक गहरी सांस ली और थेआर्क कवच विरासत को सीखने का प्रयास किया। अगर उसने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया होता तो ये ठीक हो सकता था। उसने कोशिश की और थोड़ा हैरान हुआ, ये जानकर कि यह थेआर्क कवच विरासत कितनी कठिन थी। पहला कदम अपने शरीर के बाहर मेरिडियन बनाना था। विरासत में ये बताया गया था कि इसे कैसे करना है। इसके बावजूद वांग बाओले ने विरासत में कही गई बातों का पालन करने की कितनी भी कोशिश की, उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है और सफल नहीं हो पा रहा था। कुछ ठीक नहीं है। वांग बाओले ने अपना सिर खुजलाया। कुछ सोचने के बाद उसने अपने दिमाग में सावधानीपूर्वक और पूरी एकाग्रता के साथ चरणों को दोहराना शुरू किया। समय बीतता गया। 2 सप्ताह बीत गए। हालांकि वांग बाओले को अभी भी अपने थेआर्क कवच विरासत में कोई प्रगति नहीं दिखी। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा विरासत में बताया गया था। वांग बाओले पागल हो रहा था। 2 सप्ताह के दौरान विरासत के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसने बताए गए कदमों का पालन करते हुए कोई गलती नहीं की है। हालांकि उसके प्रयास समुद्र में डूबते भारी पत्थर की तरह थे। इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लगता है कि मैं उत्प्रेरक की कमी महसूस कर रहा हूँ। थके हुए वांग बाओले ने भौहें सिकुड़ीं। वह उस शक्तिशाली व्यक्ति को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया जिसने विरासत को आगे बढ़ाया था। वांग बाओले ने निष्कर्ष निकाला कि शक्तिशाली व्यक्ति ने ऐसा होने का इरादा किया होगा। उसने जानबूझकर वांग बाओले को इस विरासत को सीखने के लिए आवश्यक उत्प्रेरक प्रदान नहीं किया। यही कारण था कि थेआर्क कवच विरासत सीखना इतना कठिन था और वह इसे समझ नहीं पाया। वांग बाओले इस विचार से उदास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे खजाने से भरा एक पहाड़ उसके सामने खड़ा हो और उसके पास खजाने को वापस पाने का कोई साधन नहीं था। वह इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने विरासत की सामग्री को याद करने और उत्प्रेरक की ओर इशारा करने वाले सुरागों की खोज करने की कोशिश की जिससे उसे पता चल सके कि वास्तव में वह क्या था। वांग बाओले ने अपनी साधना जारी रखी। बिना किसी निगरानी के गधा कुछ समय तक शांत और आज्ञाकारी रहा, फिर वह और भी साहसी हो गया। उसने आग के समुद्र में गोता लगाने का प्रयास किया। वह जल्दी से वापस लौटा, फिर उसे एहसास हुआ कि वांग बाओले ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ जा रहा है। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं क्योंकि वह बार बार आग के सागर में गोता लगाता रहा। वह रात में बाद में वापस लौटने लगा। द्वीप पर कुछ भी दिलचस्प नहीं था। यह आग के सागर जितना मज़ेदार नहीं था। उसके पास पानी के नीचे खाने के लिए बहुत कुछ था और जब प्यास लगती तो वह पिघला हुआ लावा पी सकता था। गधे को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वांग बाओले के पास वास्तव में उस पर नज़र रखने का समय नहीं है, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से जाने दिया। जब भी वह बाहर जाता तो वह आग के सागर में 2 से 3 दिन बिताता। हर बार वह अपने चेहरे पर अत्यधिक संतुष्टि के भाव के साथ लौटता। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटा था और अपने तरीकों में अनुभवहीन था। उसे एहसास नहीं हुआ कि वांग बाओले जब वह उन यात्राओं से लौटता था तो उसकी यात्राओं और उपस्थिति पर नज़र रखता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ध्यान न दे। गधे के चेहरे पर अत्यधिक संतुष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी। इसके अलावा ये स्पष्ट रूप से पहली बार नहीं था जब गधा बाहर गया था और वांग बाओले की पीठ पीछे कुछ छुप कर किया था। क्या स्क्रैम ने सभी जगहों में से यहाँ एक प्रेमी को खोजने में कामयाबी हासिल की।
वान बाओले ने प्रशिक्षण के दौरान उत्सुकता बढ़ाई। गधे ने स्पष्ट रूप से अपने सबक सीख लिए थे और होशियार हो गया था। वह आग के समुद्र में चुपके से जाने से पहले जांच करेगा कि वान बाओले साधना में कितना डूबा हुआ है। अगर उसकी साधना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही होती तो वान बाओले गधे का चुपके से पीछा करके ये पता लगाने के मूड में होता कि क्या चल रहा है। हालांकि वह वर्तमान में अपनी साधना में प्रगति से निराश हो रहा था। वह गधे की हरकतों के बारे में ज्यादा परवाह करने के मूड में नहीं था, हालांकि वह जानता था कि वह वास्तव में कुछ करने वाला है। हालांकि साधना में उसके वर्षों के अनुभव ने उसे बताया कि अगर वह अपनी समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ है तो उसे इसे दूसरे कोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यह विशेष रूप से तब सच था जब विरासत के लिए उत्प्रेरकों की पहचान करने की बात आती थी, जिसके लिए प्रेरित होने की आवश्यकता होती थी। उसे समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए था। कुछ सोचने के बाद उन्होंने थेआर्क कवच विरासत पर कम समय बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे स्तर का अभ्यास करने के लिए अलग रखा। लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन थेआर्क कवच विरासत की तुलना में तुलनात्मक रूप से आसान था। वान बाओले का लाइटनिंग अवतार धीरे धीरे बना। जब धार्मिक आयुध की बात आई तो वान बाओले ने भी आराम नहीं किया। उन्होंने विशाल विस्तार दाव महल में आने से पहले अपनी तलवार की म्यान को 6ठी श्रेणी के अनमोल खजाने में बढ़ा दिया था। ये 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध बनने से बस एक कदम दूर था। यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह एक ऐसा कदम था जो कठिन था और इसके लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता थी, जिसमें आर्मामेंट सैन भी शामिल था। जब तक उसके पास पर्याप्त युद्ध क्रेडिट था, वह आवश्यक सामग्रियों से संबंधित बाद की चुनौती को हल करने में सक्षम होगा। म्यान को बढ़ाने में शामिल कठिनाई के स्तर के लिए ये वान बाओले की धार्मिक आयुध में वर्तमान दक्षता के साथ चुनौतीपूर्ण होगा। शायद जब तक मैं 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत कर पाऊंगा, तब तक मैं अपने म्यान को 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध में भी उन्नत कर पाऊंगा। वान बाओले ने इस बारे में सोचा, फिर उन युद्ध क्रेडिट की गणना की जिनकी उसे सभी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए आवश्यकता होगी। उसे लगभग 50,000 क्रेडिट की आवश्यकता थी। यह अन्य लोगों के लिए एक बड़ी राशि हो सकती है, लेकिन यह वान बाओले के लिए कोई चुनौती नहीं थी। ठीक है, मैं पहले 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने का प्रयास करूंगा और अनुभव का उपयोग धार्मिक आयुध में अपनी दक्षता सुधारने के लिए करूंगा। वान बाओले ने तब अपना मन बना लिया। उन्होंने 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के लिए समय निकाला, साथ ही थेआर्क कवच विरासत के साथ साथ बिजली अमर परिवर्तन का अभ्यास किया। विशाल विस्तार दाव महल में आने से पहले उन्होंने भारी मात्रा में देवताओं को प्राप्त किया था। जब तक उनके पास पर्याप्त सामग्री थी, वे धार्मिक आयुध को परिष्कृत करना जारी रख सकते थे। उन्होंने 10,000 युद्ध क्रेडिट प्राप्त किए और भारी मात्रा में सामग्री खरीदी। फिर उन्होंने धार्मिक आयुध को परिष्कृत करना शुरू किया। परिणामस्वरूप वान बाओले का वर्तमान एकांतवास काफी समय तक चला। वह लगभग 2 महीने तक एकांतवास में रहे। एकांतवास का नतीजा ये हुआ कि जब उसे थेआर्क कवच विरासत का अभ्यास करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो वह लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे स्तर से परिचित हो गया और एक ऐसा अवतार बनाने में सक्षम हो गया जिसे उसके वास्तविक भौतिक रूप से अलग किया जा सकता था। अवतार बिजली से बना था और वान बाओले के वास्तविक भौतिक रूप से काफी अलग दिखता था। हालांकि ये वान बाओले की युद्ध क्षमताओं का 1/3 हिस्सा निकालने में सक्षम था। वान बाओले अपने वर्तमान स्तर की साधना में अपने साथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसका अवतार एक नियमित प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक के साथ लड़ने और अधिकांश समय जीतने में सक्षम था। लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उसने जो पढ़ा था, उसके अनुसार जब तक वह अपनी साधना और अपने अवतार के पोषण को जारी रखेगा, यह अंततः भौतिक रूप और ऊर्जा हस्ताक्षर के मामले में उसके समान होगा। इसमें उसकी पूरी युद्ध क्षमताएं होंगी। एक साधारण व्यक्ति उसे और उसके अवतार को अलग नहीं बता पाएगा। ये बेहद शक्तिशाली भी होगा। वान बाओले को लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी प्रगति से थोड़ी राहत मिली। हालांकि वह अभी भी बहुत खुश नहीं था, क्योंकि थेआर्क आर्मर विरासत के साथ उसकी प्रगति निराशाजनक थी। 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने का उसका प्रयास भी बहुत सफल नहीं दिखा रहा था। उसका एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ था। उसके सभी प्रयास अंतिम महत्वपूर्ण चरण में विफल हो गए थे, जिससे उसके पास केवल एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले धार्मिक आयुध रह गए थे। सौभाग्य से वान बाओले ने एकांतवास के दौरान अपने कई प्रयासों के बाद अपनी समस्या की जड़ को खोज लिया था। हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अल्पावधि में हल कर सकता था। वह केवल अपना सिर हिला सकता था और 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के अपने प्रयासों को स्थगित कर सकता था। जब मैं शोधन के दौरान अंतिम चरण पर पहुंचता हूं तो मेरे विचार मेरे नियंत्रण के बिना उलझ जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि मेरी आध्यात्मिक इंद्रियां पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। जब मैं कलाकृति में भगवान के अवशेषों को डालने की कोशिश करता हूं तो इसका परिणाम अस्थिरता होता है।
इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं और केवल धार्मिक आयुध ही बना सकता हूं जिसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि संघ में मेरे बुजुर्ग जो 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने में कामयाब रहे, वे इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। वान बाओले ने अपने माथे को रगड़ा। उनका मानना था कि इस समस्या को हल करने का कोई तरीका होना चाहिए। हालांकि उनके लिए यहाँ ऐसा करना मुश्किल था। उन्होंने ग्रीन फायर आइलैंड छोड़ दिया और विशाल विस्तार तकनीक कक्ष की यात्रा की। वह ये पता लगाना चाहते थे कि क्या विशाल विस्तार दाव पैलेस के पास ऐसे मामलों के बारे में कोई जानकारी है। इस विषय के बारे में जानकारी और कई समाधान थे। हालांकि समाधान खजाने और तकनीकों को परिष्कृत करने के इर्द गिर्द घूमते थे जो किसी की आध्यात्मिक इंद्रियों को प्रशिक्षित करते थे। प्रत्येक तकनीक की कीमत बहुत ज़्यादा थी। सबसे सस्ती तकनीक के लिए 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत थी। वान बाओले अवाक रह गए। वह अपने क्रेडिट से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं अपने दम पर समाधान तक नहीं पहुंच सकता। मैंने हमेशा खुद पर, अपनी बुद्धि और क्षमताओं पर भरोसा किया है। मैं निश्चित रूप से कोई समाधान ढूंढूंगा। वान बाओले ग्रीन फायर आइलैंड लौट आया। वह गुफा के बाहर खड़ा था और दूर के आसमान को घूर रहा था। वह चुपके से एक निर्णय पर पहुंचा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर एक बेहद ईमानदार आवाज के साथ उसने अपने मन में धीरे से पुकारा, सुंदर और स्मार्ट लिटिल मिस्सी, क्या तुम वहां हो? वान बाओले ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन लिटिल मिस्सी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उसने पलक झपकाए और फिर से कोशिश की। सुंदर, स्मार्ट और अतुलनीय लिटिल मिस्सी, क्या तुम वहां हो? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। पूरी आकाशगंगा में सबसे सुंदर, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, एकमात्र और एकमात्र जो सभी से आगे निकल जाती है और कभी भी उससे आगे नहीं निकल सकती, जिसका नाम हमेशा गीतों में रहेगा, सबसे सुंदर, सबसे चतुर, अतुलनीय लिटिल मिस्सी, क्या तुम वहां हो? हाँ, लिटिल मिस्सी खांसी, फिर खुशी से जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद वान बाओले ने उसे फिर से खुश करना शुरू कर दिया। अंत में उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ये सुनने के बाद कि वान बाओले जानना चाहता है कि अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को कैसे बढ़ाया जाए, लिटिल मिस्सी एक चिंतनशील चुप्पी में गिर गई। उसने कहा कि ऐसा करने के तरीके हैं। हालांकि कीमत अक्सर पूरी तरह से शारीरिक थकावट होती थी। उसने वान बाओले को उन समाधानों में से किसी को भी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इसके बजाय उसने एक विकल्प पेश किया। आप विशन हेरिटेज की अनंत तकनीकों की आंख में गए हैं, जो विशाल विस्तार दाव पैलेस में 5 इंद्रियों की भूमि में से एक है। तलवार के शरीर की आपकी अगली यात्रा में मैं देखूंगा कि क्या मैं आपको श्रवण की भूमि का पता लगाने में मदद कर सकता हूं। मुझे याद है कि वहां का श्रवण दाव किसी ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाने में सहायता कर सकता है जो इसे पहली बार सुन रहा है। श्रवण की भूमि। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। वे प्रत्याशा से चमक उठीं। हालांकि तलवार का शरीर बस बहुत खतरनाक जगह थी। लिटिल मिस्सी की मदद के साथ भी वान बाओले को लगा कि उसे वहां एक और यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त तैयारी करने की जरूरत है। कुछ सोचने के बाद वान बाओले ने फैसला किया कि वह पहले कुछ समय के लिए अपनी साधना जारी रखेगा। अपनी पिछली लूट को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद वह तलवार के शरीर की एक और यात्रा करेगा। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाने के मामले को अलग रखा और बिजली अमर परिवर्तन के साथ साथ थेयार कवच विरासत का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जहां तक 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने की बात है, भले ही उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली, उसने एक क्षतिग्रस्त 9वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध भाला हासिल कर लिया था। इसका अध्ययन करने के बाद वान बाओले ने निष्कर्ष निकाला कि वह इसे आंशिक रूप से ठीक कर सकता है। आध्यात्मिक इंद्रियों के अपने वर्तमान स्तर के कारण वह इसे पूरी तरह से ठीक करने में असमर्थ था। हालांकि वह जो भी मरम्मत कर सकता था, उससे वह इसे 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध की तरह इस्तेमाल कर सकता था। दिव्य आयुध के लिए नुस्खा भी है। चलो पहले उसके बारे में नहीं सोचते। हम उसका अध्ययन तब करेंगे जब मैं 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लूंगा। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। उसने अपनी साधना और भाले की मरम्मत शुरू कर दी। 2 सप्ताह बीत गए। वान बाओले और अन्य फेडरेशन सीडलिंग को विशाल विस्तार दाव महल में आए हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। फेडरेशन और फैंग क्यूरान के बीच हुए समझौते के आधार पर 1 वर्ष पूरा होने के बाद फेडरेशन से साधकों का दूसरा समूह अपनी साधना के लिए विशाल विस्तार दाव महल में पहुंचेगा। पिछले वर्ष के दौरान वान बाओले सहित फेडरेशन सीडलिंग के पहले समूह ने अपनी साधना के स्तर में बहुत सुधार देखा था। झाओ यामिंग कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया था। झुओ युफान पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। अन्य लोगों ने भी यहां अपने 1 वर्ष से बहुत कुछ हासिल किया था। सभी अपनी साधना में एक स्तर आगे बढ़ गए थे। कोंग दाओ भी था। पिछली बार जब वान बाओले, झाओ यामिंग और झुओ युफान तलवार शरीर की यात्रा पर गए थे, तो कोंग दाओ किसी अन्य टीम के साथ मिशन पर गया हुआ था। वह उनकी खोज में शामिल नहीं हो पाया था।
परिणामस्वरूप वह अनंत तकनीकों की आंख में अपनी विरासत प्राप्त करने का अवसर चूक गया था। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से कुछ अन्य सुनहरे अवसर मिले थे। भले ही यह झाओ यामिंग और झुओ युफान द्वारा अनंत तकनीकों की आंख में प्राप्त की गई चीज़ों जितना आश्चर्यजनक न हो, लेकिन वह भी उसी तरह पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गया था और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। यह एक ऐसा कदम था जिसे चुनौतीपूर्ण और सरल दोनों कहा जा सकता है। उसका पैर दरवाजे पर था, पार करने के लिए तैयार। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि वह दरवाजा कैसे खोलता है। हालांकि कोंग दाओ जानता था कि ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद वह फिर भी वांग बाओले की तलाश में आया। हालांकि इसका साधना में उसकी सफलता से कोई लेना देना नहीं था। ये कुछ और था जिसके लिए उसे वांग बाओले की मदद की ज़रूरत थी। वांग बाओले ने कोंग दाओ का दिल से स्वागत किया। वह अपने एकांत से बाहर निकला और अपने गुफा निवास में बैठ गया। उसने कोंग दाओ को देखा। बाद वाला स्पष्ट रूप से उस समय से अलग दिख रहा था जब वह संघ में था। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसे शुरू से ही पता था, अगर उसे संघ के इस मौजूदा बैच में से अपने अलावा किसी और को चुनना हो जो विशाल विस्तार दाओ महल में पनपने वाला हो, तो उसकी पहली पसंद कोंग दाओ होगी। आखिरकार कोंग दाओ का जन्म जानवरों के समुद्र में हुआ था। कुछ हद तक वह आंशिक रूप से राक्षस था। जब वह बच्चा, युवा और कमजोर था तब वह मंगल ग्रह पर अपने दम पर जीवित रहा था। उसके अनुभवों ने कोंग दाओ के चरित्र में मजबूत जीवित रहने की प्रवृत्ति और स्वतंत्रता की लकीर को उजागर किया। जब वह संघ में था तब उसने अपने व्यक्तित्व से निकलने वाली रक्त की लालसा को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन विशाल विस्तार दाओ महल में उसने अपनी पूरी रक्त की लालसा को उजागर कर दिया। दाओवादी वस्त्र पहने कोंग दाओ एक तेज ब्लेड की तरह दिखाई दिया जो अपने म्यान से बाहर निकल गया हो। उसके चारों ओर हिंसा की आभा के परिणामस्वरूप विशाल विस्तार दाओ महल के साधक उसे आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे महसूस कर सकते थे कि उसके हाथ कई लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उसकी तरह के अन्य लोग उसके करीब आने लगे। टीम मिशन उसी का परिणाम था। कोंग दाओ ने साल भर कम प्रोफाइल बनाए रखी थी। हालांकि उसने चुपचाप अपने सहयोगियों के साथ साथ विशाल विस्तार दाओ महल में अपने संपर्कों का नेटवर्क भी स्थापित कर लिया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके घेरे में आने वाले लोग उसके सच्चे दोस्त नहीं माने जा सकते। जब तक वह मजबूत और शक्तिशाली है तब तक कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हालांकि अगर वह कमजोरी के लक्षण दिखाता है तो उसे जिंदा ही खा लिया जाएगा। आखिरकार उसने विशाल विस्तार दाओ महल में भी ऐसे ही काम किए थे। वह अब वांग बाओले के सामने बैठा था। वह शायद ठंडा और दूर दूर का लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से काफी शांत था क्योंकि उसकी आंखें उतनी ठंडी नहीं थीं जितनी वे आमतौर पर होती हैं। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, बाओले, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर वांग बाओले के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कोंग दाओ से कोई सवाल नहीं किया और बस सिर हिलाकर मदद करने के लिए सहमत हो गया। कोंग दाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि कैसे वांग बाओले ने बिना सोचे समझे या उससे कोई सवाल किए उसकी मदद करने के लिए सहमति दे दी। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने पिछले कुछ समय में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आपके द्वारा उधार दी गई स्पिरिट बोट का इस्तेमाल किया था। मुझे गलती से आग के सागर के नीचे एक गुप्त गुफा मिली। यह अच्छी तरह से संरक्षित है और एक हैक्स द्वारा संरक्षित है। अपने अनोखे स्थान के कारण मेरे अलावा किसी और ने इस गुफा की खोज नहीं की है। इस अवधि के दौरान मुझे गुप्त रूप से गुफा का निरीक्षण करने के अवसर मिले। पिछले कुछ महीनों में कुछ भी नहीं बदला है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने भी गुफा की खोज नहीं की है। मैंने हैक्स से आगे निकलने की कोशिश की है, लेकिन अकेले ऐसा करना चुनौतीपूर्ण था। बाओले, अगर हम साथ मिलकर ऐसा करेंगे तो हमारे सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। तुम्हारी साधना का स्तर मुझसे ज्यादा है। हम वहाँ जो कुछ भी पाएंगे उसके लिए तुम्हें हम सब कुछ आधा आधा बांट देंगे। वांग बाओले ने अपना हाथ हिलाया। वह जानता था कि कोंग दाओ क्या कहना चाह रहा था। बाद वाला चाहता था कि उसे ज्यादा हिस्सा मिले। अगर कोई और उससे इस बारे में बात कर रहा होता तो वह उसकी बात मान लेता, लेकिन कोंग दाओ उसका भाई था। उनके लाभ का बड़ा हिस्सा पाना उसके लिए उचित था, लेकिन वांग बाओले ऐसा नहीं कर सकता था। कोंग दाओ ने वांग बाओले को घूरा, फिर अपना सिर हिलाया और हंसा। उसके अंदर गर्मजोशी फैल गई। उसने वांग बाओले से कोई बहस नहीं की और इस गुफा निवास के बारे में जो कुछ भी वह जानता था उसे विस्तार से साझा किया। चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे वांग बाओले के गुफा निवास से निकले और आकाश में अंधेरा छाने के दौरान तुरंत निकल पड़े। वांग बाओले और कोंग दाओ अपनी स्पिरिट बोट में पानी के अंदर तेजी से दौड़े। कोंग दाओ के नेतृत्व में वे अपने गंतव्य तक पहुंचे। अंत में 2 घंटे बाद वे आग के समुद्र के नीचे कुछ खंडहरों में पहुंचे। जोरदार विस्फोटों ने क्षेत्र को तबाह कर दिया। समुद्र तल पर कई दरारें थीं। क्षेत्र आग के समुद्र से भर गया था। ये स्पष्ट था कि यह शक्तिशाली साधकों के बीच युद्ध का मैदान था।
कोई इसे प्राचीन युद्ध का मैदान भी कह सकता है। जगह के चारों ओर कई कंकाल बिखरे हुए थे, हालांकि उनमें से अधिकांश की खोज की जा चुकी थी। उन पर जो भी सामान बचा था वह बेकार था। यही है, बाओले, मेरे पीछे आओ। स्पिरिट बोट में एक आवाज संचार भेजने के बाद कोंगडाओ ने अपनी नाव को आगे बढ़ाया, युद्ध के मैदान में कई बार चक्कर लगाया। फिर उसने समुद्र तल पर अनगिनत छोटी और बड़ी दरारों के बीच एक दरार को ढूंढा और उसमें घुस गया। वांग बाओले उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि कोंगडाओ की स्पिरिट बोट कुछ देर के लिए और अंदर चली गई। फिर कोंगडाओ अपनी स्पिरिट बोट से बाहर निकला। उसने चिलचिलाती गर्मी और जलने की पीड़ा को सहते हुए अपनी हथेली को अपने बगल की दीवार पर तेजी से दबाया। दीवार पर एक विकृति दिखाई दी। जैसे जैसे यह मुड़ती और मुड़ती गई, इसमें एक दरार दिखाई दी। कोंगडाओ जल्दी से अपनी स्पिरिट बोट के अंदर वापस आया, फिर नाव को दरार से निकाला और आगे बढ़ा। वांग बाओले ने चौंक कर देखा कि कोंगडाओ ने बार बार एक ही तरह के कदम उठाए और दीवारों में दरारों की एक श्रृंखला को तेजी से खोला। उनके अंदर जाने के बाद धीरे धीरे दरारें बंद हो गईं। वह इस जगह को कैसे ढूंढ पाया? वांग बाओले के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, क्योंकि वह पीछे पीछे चल रहा था। वे जल्द ही इस युद्ध के मैदान के खंडहरों की गहराई में पहुंच गए और खुद को एक गुफा में पाया। इस गुफा में आग का सागर नहीं था। वे चारों ओर से पूरी तरह से अंधेरे से घिरे हुए थे। उनके सामने की दीवार पर एक बड़ा पत्थर का दरवाज़ा था। पत्थर के दरवाजे के पीछे चमगादड़ के आकार की दो पत्थर की मूर्तियां थीं। एक का सिर कट गया था और उसकी छाती पर एक बड़ा घाव होने के अलावा दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से संरक्षित कहा जा सकता था। ये पत्थर के दरवाजे के पास स्थिर खड़ी थी। ये वह जगह है। मुझे ये जगह तब मिली जब मैं एक नरक चूहे का पीछा कर रहा था। यह मूल रूप से एक दर्जन नरक चूहों का घोंसला था। कोंगडाओ को लगा कि वांग बाओले क्या सोच रहे थे और उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि उन्हें ये जगह कैसे मिली। उन्होंने बड़े पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे पर एक टोना है। मेरे पिछले प्रयासों के आधार पर इसे खोलने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। इसे खोलने के बाद पत्थर की मूर्ति के जीवित होने और क्षेत्र में किसी भी अत्याचारी पर हमला करने से पहले हमारे पास 10 सांसों का समय होता है। मुझे नहीं पता कि पत्थर की मूर्ति कितनी शक्तिशाली हुआ करती थी, लेकिन अभी यह एक लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन रियल्म कल्टीवेटर जितनी शक्तिशाली है। पिछली बार मैंने गलती से इसे फिर से जीवित कर दिया था और सिर्फ उस जीवन रक्षक खजाने के साथ भागने में कामयाब रहा था जो मेरे गॉडफादर ने मुझे दिया था। कोंगडाओ ने गहरी सांस ली और वांग बाओले की ओर देखा। उसकी आंखें प्रत्याशा से रंगी हुई थीं। बताओ, हमें क्या करना चाहिए? वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने दरवाजे को घूरा, फिर पत्थर की मूर्ति को देखा। एक लंबे मौन के बाद उसने अचानक पूछा, कोंगडाओ, पत्थर के दरवाजे को खोलने में तुम्हें कितना समय लगेगा? मैं इसे 10 सांसों में नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मेरे पिछले प्रयासों के आधार पर मैं इसे करने में सक्षम होना चाहिए। अगर तुम मुझे 15 मिनट दो। कोंगडाओ ने कुछ सोचने के बाद धीमी आवाज में कहा। वांग बाओले के चेहरे पर एक विचारशील भाव था, क्योंकि वह कुछ गणना कर रहा था। तस्वीर में उसके होने के बावजूद 10 सांसों के अंतराल में दरवाज़ा खोलना उनके लिए एक चुनौती होगी। चून की पत्थर की मूर्ति जीवित हो सकती थी, इसलिए यह उनके लिए एक खतरा बनी रही। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं लड़ पाऊंगा। देर चरण कोर गठन क्षेत्र में कोई। उस विचार से वांग बाओले की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। वह वास्तव में जानना चाहता था कि अब लड़ाई में उसके पास कितनी शक्ति है। हालांकि अगर कोई शॉर्टकट होता तो वह उसे अपना लेता। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके हाथ में 7वीं श्रेणी की धार्मिक आयुध की उड़ती हुई तलवार दिखाई दी। एक ही वार से किसी भी चीज़ को काटने वाली शक्ति फूट पड़ी और उड़ती हुई तलवार में इकट्ठा हो गई। तलवार पत्थर की मूर्ति की ओर उड़ते हुए एक चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी। एक जोरदार धमाका हुआ। पत्थर की मूर्ति थोड़ी हिली, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। पत्थर की मूर्ति से ऐसी आभा निकलने लगी जो ये संकेत दे रही थी कि वह जाग रही है। ऐसा लगता है कि इसे जगाने से पहले टुकड़ों में काटना वास्तव में संभव नहीं है। चूंकि ऐसा है, जैसा कि वांग बाओले ने खुद से कहा, उसके शरीर के अंदर की साधना मंथन करने लगी। जैसे ही उसने अपने लाइटनिंग कोर को सक्रिय किया, हवा में बिजली के बहुत सारे बोल्ट दिखाई दिए। बर्फीली डार्क फायर भी दिखाई दिए। उसी समय वांग बाओले के शरीर से रक्त क्यूई निकला। बिजली, डार्क फायर और रक्त क्यूई ने मिलकर वांग बाओले के चारों ओर एक भयानक शक्ति का निर्माण किया। तभी कोंगडाओ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और उसकी पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। विशाल विस्तार दाव महल में पहुंचने के बाद से वांग बाओले बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। कोंगडाओ, दरवाज़ा खोलो। जब पत्थर की मूर्ति जीवित हो जाएगी तो मैं उसे संभाल लूंगा, वांग बाओले ने कहा और उसकी आंखों में चमक आ गई। कोंगडाओ ने कुछ देर सोचा और वांग बाओले को घूरता रहा। उसने वांग बाओले से कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और सीधे पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह उसके सामने खड़ा हो गया और गहरी सांस ली।
फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां ऊपर उठाईं और दहाड़ा। उसने अपनी साधना और अपने भौतिक शरीर की शक्ति को प्रकट किया और दरवाज़ा धक्का दिया। कोंग दाओ के धक्का देने पर पत्थर की चमगादड़ की मूर्ति फिर से हिल गई और मूर्ति से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर के दरवाजे से जुड़ी हुई है। जैसे ही कोई दरवाज़ा धक्का देना शुरू करता, वह अपनी नींद से जाग जाती। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और पत्थर की मूर्ति के ठीक सामने कोंग दाओ के पीछे खड़ा हो गया। अगर उसके पीछे खड़ा व्यक्ति वान बाओले नहीं होता तो कोंग दाओ के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना मुश्किल होता। वह अपनी पीठ पर नज़र रखता और कुछ गड़बड़ होते ही भागने की तैयारी करता। लेकिन उस समय उसकी आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थीं। उसका पूरा ध्यान उसके सामने के दरवाजे पर था और उसने अपने पीछे की मूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने वान बाओले पर भरोसा किया। उसने अपनी पूरी साधना की और दरवाजे को इतनी ताकत से धक्का दिया जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। कोंग दाओ ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 10 सांसों की अवधि तेजी से बीत गई। जैसे ही 10वीं सांस छोड़ी गई, पत्थर की चमगादड़ की मूर्ति ने अचानक एक तीखी चीख निकाली। जैसे ही उसकी बंद आंखें खुलीं, मूर्ति से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उठीं। मूर्ति से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह सीधे कोंग दाओ पर टूट पड़ी। कोंग दाओ स्पष्ट रूप से चमगादड़ जितना शक्तिशाली नहीं था। बिना किसी जीवन रक्षक साधन के निस्संदेह लड़ाई में उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाती। जैसे ही चमगादड़ उस पर हमला करने के लिए आया, वान बाओले ने एक बार फिर अपनी पूरी साधना शुरू कर दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को हवा में उड़ा दिया। उसने अपने मुंह से सुपरनोवा को बाहर निकाल दिया। उसकी मुट्ठी के उतरने से पहले ही कई बिजली के बोल्ट बाहर की ओर उछले। वे एक विद्युत चुंबकीय तूफान में तब्दील होते हुए बाहर की ओर फैलते हुए और पास आ रहे चमगादड़ से टकराते हुए दिखाई दिए। एक जोरदार विस्फोट हुआ। परिणामी शॉक वेव ने हवा में धूल उड़ा दी और चमगादड़ पीछे की ओर उछल गया। वान बाओले की हंसी हवा में फूट पड़ी। वह उड़ती धूल के बीच से चमगादड़ की ओर आगे बढ़ा। चमगादड़ की आंखों में एक लाल रोशनी दिखाई दी। उसकी छाती पर घाव भी उसी तरह की रोशनी से चमकने लगा। जैसे ही वान बाओले उसके पास पहुंचा, उसने एक ऐसी तीखी आवाज निकाली जो हीरे को चीरकर पत्थर को चकनाचूर कर सकती थी। चमगादड़ और वान बाओले के बीच की जगह ऊर्जा से तरंगित होने लगी। वे वान बाओले की ओर बढ़े। आत्मिक ऊर्जा की लहरें तेज थीं और उनकी शक्ति भयानक थी। उन्होंने वान बाओले को तुरंत मारा। वान बाओले कांप उठा और उसके शरीर के अंग कांपने लगे। वह इस ध्वनि हमले और उसके मेगाफोन के बीच अंतर को महसूस कर सकता था। ध्वनि आघात तरंगों के अलावा आत्मिक ऊर्जा में उसकी एक जीवन शक्ति को खत्म करने की शक्ति थी। यह उसकी साधना को भी बंद कर सकती थी। इसमें वान बाओले की साधना को बंद करने और उसे तब तक सूखा रखने की क्षमता थी जब तक कि वह मर न जाए। कोई भी अन्य मध्य चरण या यहाँ तक कि देर चरण कोर गठन क्षेत्र साधक इस हमले के सामने चिंतित हो सकता था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से चमगादड़ के सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक था। अचानक गति के विस्फोट के साथ चमगादड़ एक मरते हुए इंद्रधनुष की तरह दिखाई दिया और हमला करने लगा। ये वान बाओले की छाती को चीरने वाला था। हालांकि जैसे ही वह पास आया, वान बाओले, जो ध्वनि हमले से प्रभावित था, अचानक मुस्कुराया। उसके भौतिक शरीर पर उसकी एक प्रति देखी जा सकती थी। बिजली से बना एक अर्धभ्रामक हाथ हवा में उठा और पास आ रहे चमगादड़ को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। वह वान बाओले का बिजली अवतार था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। लड़ाई की शुरुआत से लेकर जब तक वान बाओले के अवतार ने अपना हाथ उठाया, सब कुछ एक पल में ही हो गया। दूर से बिजली से बना हाथ जिसे वान बाओले ने उठाया था, भयानक शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। बिजली के बोल्ट हवा में भर गए और किसी के लिए यह बताना मुश्किल हो गया कि यह एक अवतार था। यह एक आत्मा की तरह लग रहा था जो अपने भौतिक रूप से बाहर निकल रही थी। चमगादड़ को अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी और उसके लिए खुद को मुक्त करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वान बाओले के मुंह से एक शब्द निकला, विस्फोट। जिस दाहिने हाथ से उसने चमगादड़ को पकड़ा था, वह तुरंत फट गया। हाथ में मौजूद बिजली की शक्ति और वान बाओले के डार्क कोर से लपटें एक साथ फूट पड़ीं। डार्क फायर बाहर निकले और चमगादड़ को घेर लिया। बिजली के बोल्ट एक भयंकर तूफान की तरह नीचे उतरे, जिससे बिजली भर गई। चमगादड़ ने गड़गड़ाहट के बीच पीड़ा की एक तीखी चीख निकाली। लाल रोशनी के आगे बढ़ने पर वह तेजी से पीछे गिर गया, वान बाओले की बिजली और आग से जूझते हुए। जब ऐसा हुआ तो चमगादड़ लाल रोशनी में से कुछ को नियंत्रित करने में भी सक्षम था, जिससे उसे एक नुकीले दांत का आकार मिल गया। चमगादड़ ने उसे चौंका देने वाली गति से आगे की ओर उड़ा दिया। ये हवा में घुस गया और सीधे वान बाओले पर हमला किया। दांत से खून के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। वान बाओले के शरीर में खून जम गया, जिसके परिणामस्वरूप वह क्षण भर के लिए गतिहीन हो गया, ठीक उसी समय जब वह हमला करने वाला था। दांत ने उसे सीधे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। वान बाओले के होठों से खून बहने लगा और वह लड़खड़ा गया और उसके सामने की ढाल टूटने लगी।
यह उसके कई डिस्पोजेबल, एक बार इस्तेमाल होने वाले 8वीं कक्षा के धार्मिक हथियारों में से एक था। यह उसके लिए प्रहार सहने के बाद टूट गया और धूल में बदल गया। ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई धार्मिक हथियार इस्तेमाल नहीं करता तो यह एक मुश्किल लड़ाई होगी। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। मेगाफोन तुरंत उसके हाथ में आ गया और उसने उसमें चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही ध्वनि तरंगें बाहर निकली, उसकी तिरंगी उड़ती तलवारें हवा में उड़ती हुई आईं और पीछे हटे हुए चमगादड़ पर हमला किया। यह अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई। चमगादड़ ने अपने पंख पीछे खींच लिए और खतरे के नज़दीक आते ही हमले से खुद को बचाने की कोशिश की। तभी वान बाओले का अवतार बिना आवाज़ किए पीछे से उसके पास आया। अवतार बाहर आया और आगे की ओर मुक्का मारा। बिजली से बना एक तूफान चमगादड़ को घेर लेता है, जिससे वह तिरंगी उड़ती तलवारों के सामने असहाय हो जाता है। एक तेज धमाके के साथ चमगादड़ ने अपने पंख पूरे खोल दिए। उसके पंखों से एक बहुत बड़ी ताकत निकली, जिसने वान बाओले के अवतार को पीछे और उससे दूर धकेल दिया। 3 में से 2 उड़ती तलवारें भी दूर उड़ गईं। हालांकि वान बाओले का अवतार चमगादड़ को रोकने में सफल रहा था। चमगादड़ के पास पहले ही हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बची हुई उड़ती तलवार ने अपना रास्ता जारी रखा और चमगादड़ के दाहिने पंख को छेद दिया। हवा में एक दर्दनाक चीख गूंजी। चमगादड़ जल्दी से पीछे हट गया, बिना पलक झपकाए वान बाओले को घूरता रहा। उसकी आंखों में डर और सावधानी थी। क्या अफसोस है, अगर मैं बिजली अमर परिवर्तन के तीसरे स्तर पर महारत हासिल करने में कामयाब हो जाता तो मैं अपने अवतार के साथ जगह बदल सकता था और इस राक्षस को मार सकता था। वान बाओले की सांसें थोड़ी तेज हो गईं क्योंकि वह खड़ा था और अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को घूर रहा था, जिससे उसने विशाल विस्तार दाव महल में आने के बाद से लड़ाई की थी। उनकी घूरने की प्रतियोगिता अल्पकालिक थी। जैसे ही एक ठंडी रोशनी ने वान बाओले की आंखों को रंग दिया और वह एक बार फिर हमला करने वाला था, कोंग दाव की आवाज़ उत्साह और तत्परता से भरी हुई उसके पीछे गूंजी। खोलो। कोंग दाव के लगातार धक्का देने के कारण एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पत्थर का दरवाज़ा आखिरकार खुल गया, जिससे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही रास्ता दिखाई दिया, बहुत समृद्ध आत्मा क्यूई, जो बहुत लंबे समय से गुफा के अंदर फंसी हुई थी, एक छेद के माध्यम से बाहर निकल गई। जैसे ही पत्थर का दरवाज़ा खोला गया, आत्मा क्यूई बाहर निकल आई। उनके चारों ओर जमीन हिल गई और गड़गड़ाहट हुई। वे प्राचीन युद्ध के मैदान के सबसे गहरे हिस्से में थे। युद्ध के मैदान का पत्थर के दरवाजे से स्पष्ट रूप से कुछ संबंध था। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, प्राचीन युद्ध का मैदान हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह ढहने के कगार पर है। युद्ध के मैदान के चारों ओर आग का समुद्र हिल गया और बाहर की ओर बढ़ गया। भले ही वे बाहरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों को नहीं देख सकते थे, वान बाओले समझ सकता था कि क्या हो रहा था और अपने निष्कर्ष निकाल सकता था। उसके चेहरे पर भाव बदल गए। वह स्पष्ट रूप से थोड़ा चिंतित था। इस तरह की हलचल से विशाल विस्तार दाव महल से अन्य शिष्य भी आ सकते थे जो आग के समुद्र में थे। यह एक सुनसान इलाका है। रात भी काफ़ी हो चुकी है। उम्मीद है आसपास कोई नहीं होगा। जैसे ही वान बाओले के सिर में गियर तेजी से घूमे, बीच हवा में मडराते चमगादड़ की लाल चमकती आंखें अचानक टिमटिमा उठीं। चमक फीकी पड़ गई। ये फिर से पत्थर की मूर्ति में बदल गई और जोर से जमीन पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि उसने दरवाजे की रक्षा करने की कोशिश करना छोड़ दिया है। पत्थर के दरवाजे का खुलना एक संकेत था। इसने अब हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। वान बाओले ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपने अवतार को फिर से बुलाया। ये पत्थर की मूर्ति के बगल में दिखाई दिया। वह मुड़ा और अपने पीछे पत्थर के दरवाजे को घूरने लगा। भीतर से निकल रही आत्मा क्यूई माप से परे समृद्ध थी। यह उस जगह तक फैल गई जहां वह खड़ा था। उसने अवचेतन रूप से इसका कुछ हिस्सा अवशोषित कर लिया और इससे उसके शरीर के अंदर की साधना और अधिक तेजी से शुरू हो गई। वान बाओले चौंक गया। विशाल विस्तार दाव महल में आत्मा क्यूई पहले से ही संघ में पाए जाने वाले से कई गुना अधिक मोटी और समृद्ध थी। वास्तव में ये दावा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह संघ में पाए जाने वाले आत्मा क्यूई से दर्जनों से 100 गुना अधिक समृद्ध थी। पत्थर के दरवाजों के भीतर से जो स्पिरिट क्यू निकल रही थी, वह वेस्ट एक्सपेंस दाव पैलेस में पाई जाने वाली स्पिरिट क्यू से भी ज़्यादा समृद्ध थी। ये लगभग 10 गुना समृद्ध थी। इसका मतलब यह था कि यह धरती पर पाई जाने वाली स्पिरिट क्यू से 1000 गुना ज़्यादा समृद्ध थी। यह एक अत्यंत दुर्लभ चीज़ थी। बाओले, मेरी रक्षा करने में मेरी मदद करो। मैं खुद को एक सफलता तक पहुंचता हुआ महसूस कर सकता हूं। जैसे ही वान बाओले चौंककर खड़े हुए, कोंग दाव ने जल्दी से कहा, क्योंकि उनकी सांसें तेज हो गई थीं। वह उद्घाटन के ठीक बगल में खड़े थे। समृद्ध स्पिरिट क्यू ने उनके सक्रिय अवशोषण के बिना ही उनके शरीर में अपना रास्ता बना लिया। वह पहले से ही सफलता के कगार पर थे और स्पिरिट क्यू का वर्तमान उछाल स्पिरिट पिल्स को निगलने जैसा था। सफलता के संकेत तुरंत खुद को दिखाने लगे।
चिंता मत करो। वांग बाओले को पता था कि कोंग दाओ अब किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने तुरंत जवाब दिया। उसी समय उसने अपना हाथ हिलाया और 1 दर्जन कठपुतलियों को बुलाया। वे क्षेत्र की रखवाली करते हुए सतर्क नजर रखते थे। वांग बाओले ने जैसे ही अपनी कठपुतलियों को बुलाया, कोंग दाओ ने गहरी सांस ली। वह तुरंत अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा और उसने अपनी पूरी साधना शुरू कर दी। उसने वांग बाओले पर भरोसा किया। वह ये भी जानता था कि यह एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। अगर उसने अवशोषण प्रक्रिया बहुत देर से शुरू की और स्पिरिट क्यूई क्षेत्र में और फैल गई तो उसने ये कीमती अवसर खो दिया होगा। वह जानता था कि फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता के लिए एक अत्यंत सुरक्षित और सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। उसे विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता थी और वह किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अन्यथा उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता था। वह सफल नहीं हो सकता था और यहाँ तक कि उसकी वर्तमान साधना का पूर्ण विनाश भी हो सकता था। हालांकि कोंग दाओ निर्णायक व्यक्ति था। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया और अपनी सफलता का प्रयास किया। वांग बाओले सतर्क दिखाई दिया। वह कोंग दाओ के बगल में खड़ा था, क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर रहा था और साथ ही कोंग दाओ की प्रगति की निगरानी कर रहा था। कोंग दाओ की साधना के वर्तमान स्तर के साथ वह यहाँ सभी स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था, भले ही वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उसे केवल उपलब्ध स्पिरिट क्यूई के एक हिस्से की आवश्यकता थी। ये वह गति बनाएगा जो उसे उसकी सफलता की ओर ले जाएगी। यहाँ वांग बाओले के बिना इस क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई बिखर जाएगी और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी। ये कम हो जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि इसके ऊपर प्राचीन युद्ध के मैदान में स्पिरिट क्यूई का एक समृद्ध स्तर पाया जाएगा। आखिरकार पत्थर के दरवाजों के भीतर पाई जाने वाली स्पिरिट क्यूई की एक सीमा थी। हालांकि चूंकि वांग बाओले यहाँ था, इसलिए उसके पास स्पिरिट क्यूई को इतनी आसानी से फैलने और पतला होने देने का कोई तरीका नहीं था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके शरीर के अंदर भक्षण करने वाला बीज मथने लगा। इसने एक चूषण बल बनाया जिसने स्पिरिट क्यूई को इस दर पर अवशोषित करना शुरू कर दिया कि यह सुनिश्चित हो गया कि कोंग दाओ के लिए पर्याप्त स्पिरिट क्यूई बनी रहे ताकि वह न केवल अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सके बल्कि अपनी हाल ही में प्राप्त कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना को भी स्थिर कर सके। जैसे ही स्पिरिट क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित हुई, वांग बाओले का शरीर कांप उठा। उसके अंदर का लाइटनिंग कोर एक असली दिल की तरह धड़कने लगा। उसी समय वांग बाओले का डार्क कोर तेजी से मथने लगा। उसके शरीर के अंदर का हरा कमल स्पिरिट क्यूई के प्रवाह को महसूस कर रहा था। ये हिलने लगा और उस क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई को पागलपन की तरह अवशोषित करने लगा। वांग बाओले का भौतिक शरीर स्पिरिट क्यूई द्वारा पोषित होने के कारण मजबूत होने लगा। इस स्पिरिट क्यूई का प्रकट होना कोंग दाओ और वांग बाओले दोनों के लिए एक दुर्लभ अवसर था। जैसे जैसे वे अपने अवशोषण को जारी रखते गए, पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाज़ा खुलने के साथ ही ज़्यादा स्पिरिट क्यूई बाहर निकलने लगी और एक चेन रिएक्शन बनने लगा। स्पिरिट क्यूई के ज़्यादा प्रवाह ने दरवाजे को और तेज़ी से खोलने पर मजबूर कर दिया और आसपास की ज़मीन और भी ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगी। ऊपर का प्राचीन युद्ध क्षेत्र भी हिंसक रूप से कांप उठा। ज़मीन में तेज़ कंपन और बढ़ती दरारों ने आसपास के अग्निसागर में हिंसक लहरें पैदा कर दीं। उनसे 1 दर्जन मील दूर 9 स्पिरिट बोट अग्निसागर के गहरे भाग में दौड़ रही थीं। उन्होंने इस क्षेत्र से गुजरने और किसी मिशन के लिए दूसरे स्थान की ओर जाने की योजना बनाई थी। अग्निसागर में भारी हलचल ने उन्हें अपने रास्ते में ही रोक दिया। लगभग 9 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक तुरंत अपनी स्पिरिट बोट से बाहर निकल आए। उनके शरीर से निकलने वाली साधना की लहरें तेज थीं और उनके चारों ओर रक्त की लालसा तीव्र थी। संप्रदाय ने वांग बाओले की स्पिरिट बोट के लिए नुस्खा प्राप्त करने के बाद उक्त स्पिरिट बोट का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया था। वर्तमान में लगभग हर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक के पास हमेशा एक होता था। वर्तमान दल का नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर अतिरिक्त चर्बी थी। वह अंतिम चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रतीत होता था। प्राचीन युद्ध के मैदान को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे याद है कि वहाँ एक प्राचीन युद्ध का मैदान है। उस जगह से उस तरह की स्पिरिट ऊर्जा क्यों आ रही है? क्या ये कोई खजाना हो सकता है? उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दिलचस्पी भर गई। हालांकि उन्होंने एक और मिशन को अंजाम देने के लिए एक टीम बनाई थी, लेकिन ये कोई अत्यावश्यकता नहीं थी। उन्होंने मिशन को अंजाम देने के रास्ते में आने वाले किसी भी अन्य अवसर का स्वागत किया। मध्यम आयु वर्ग के नेता के कंधे उचकाने से पहले टीम ने एक संक्षिप्त चर्चा की। चलो चलते हैं और देखते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, वे अपनी स्पिरिट बोट पर सवार हो गए और पूरी गति से प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। टीम प्राचीन युद्ध क्षेत्र के पास पहुंची। युद्ध क्षेत्र के नीचे का पत्थर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उसके भीतर स्पिरिट क्यूई बढ़कर एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गई थी।
हालांकि वान बाओले ने अपने भक्षण बीज की चूषण शक्ति से स्पिरिट क्यूई को क्षेत्र के भीतर ही रोक रखा था। जैसे ही उसने स्पिरिट क्यूई को अवशोषित किया, उसने सुनिश्चित किया कि स्पिरिट क्यूई फैलकर कोंगडाओ को घेर ले। उसने सुनिश्चित किया कि कोंगडाओ के चारों ओर पर्याप्त स्पिरिट क्यूई हो, क्योंकि उसने स्पिरिट क्यूई को एक निश्चित क्षेत्र में ही रोक रखा था। वह जो कर रहा था उसके कारण वह आसानी से इधर उधर नहीं जा सकता था। उसे चिंता थी कि क्षेत्र में इतनी समृद्ध स्पिरिट क्यूई की उपस्थिति संभावित खतरों को आकर्षित कर सकती है। यही कारण था कि उसने अपने अवतार को नियंत्रित किया और सुनिश्चित किया कि पत्थर की मूर्ति वास्तव में फिर से सो गई हो। फिर उसने अपना अवतार वापस ले लिया और तेजी से पत्थर के दरवाजे के पीछे के कक्ष में कदम रखा। यह एक गुफा का निवास था। गुफा का निवास बड़ा नहीं था और वहां बहुत सारी वस्तुएं नहीं पड़ी थीं। वान बाओले के पास उनका निरीक्षण करने का समय नहीं था। उसने अपने अवतार को नियंत्रित किया और उसे जल्दी से उस क्षेत्र में छानबीन करने के लिए कहा। जो कुछ भी उसने देखा उसे ले लिया। वहां कोई पहचान चिन्ह, भंडारण बैग या लाश नहीं थी। हालांकि उसने जो कुछ भी वहां पाया उसकी कीमत अच्छी हो सकती थी। गुफा के सबसे दूर के छोर पर एक बड़ी कीमियागर कड़ाही भी थी। वान बाओले की दिलचस्पी एक अलग पत्थर के कक्ष और उसके भीतर मिले एक जेड बॉक्स में थी। जेड बॉक्स हवा में तैर रहा था और रोशनी के रंगीन स्पेक्ट्रम से चमक रहा था। यह असाधारण लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वान बाओले ने अपने अवतार को आगे भेजा और जेड बॉक्स को वापस ले लिया। उसने अपने भंडारण बैग में सब कुछ रख दिया। फिर उसने अंदर से राहत की सांस ली। उसे इस यात्रा से उसका पुरस्कार मिल गया था। जो बचा था वह कोंगडाओ के अपनी साधना में सफलता तक पहुंचने का इंतजार करना था, जिसके बाद वे जाने में सक्षम होंगे। कोंगडाओ अंततः अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया, इसलिए वान बाओले ने उस क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करना बंद कर दिया। उसके भक्षण करने वाले बीज ने फिर भी मंथन जारी रखा और कोंगडाओ के चारों ओर स्पिरिट क्यूई को रोकने और इकट्ठा करने के लिए अपने चूषण बल का उपयोग किया। वह एक सफलता पर पहुंच रहा है। वान बाओले की नज़र कोंगडाओ से आगे निकल गई। वह महसूस कर सकता था कि कोंगडाओ अब अपना गोल्डन कोर बना रहा है। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक की आभा उसके चारों ओर बनने लगी। स्पिरिट क्यूई के अपने पहले अवशोषण के बाद उसकी अपनी साधना भी काफ़ी बढ़ गई थी। मध्य चरण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में उसकी साधना स्थिर हो गई थी और उसने लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की ओर भी एक बड़ा कदम बढ़ा दिया था। अगर मुझे इस तरह की कुछ और जगहें मिल जाएं, तो मेरे लिए एक ही बार में नवजात आत्मा क्षेत्र में आगे बढ़ना पूरी तरह असंभव नहीं है। वान बाओले ने अपने होंठ चाटे। वह इस यात्रा के दौरान अपने लाभों से संतुष्ट था। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं। वह उस क्षेत्र में अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खोज करने ही वाला था कि उसकी आंखों में कुछ चमक उठा। उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और अपने ऊपर घूरने लगा। जैसे ही वान बाओले ने अपना सिर उठाया और पत्थर का दरवाज़ा खुला, उनके ऊपर की मिट्टी कांपने लगी और अलग होने लगी। एक विशाल आंसू दिखाई दिया। आग का सागर ऊपर से बह निकला, जैसे कि एक ज्वलंत झरना। हालांकि भूमिगत गुफा काफ़ी विस्तृत थी, इसलिए आग के सागर को इसे पूरी तरह से भरने में कुछ समय लगेगा। हालांकि प्राचीन युद्ध के मैदान के धीरे धीरे और निरंतर पतन के साथ इस पूरे स्थान को आग के सागर से भरने में बहुत समय नहीं लगा। बेशक अगर यह केवल आग के सागर की बाढ़ होती तो वान बाओले की एक भी पलक नहीं झपकती। हालांकि उसका चेहरा तेजी से काला पड़ गया, क्योंकि 9 स्पिरिट बोट्स बड़ी दरार के माध्यम से आग के सागर के साथ साथ गोता लगाते हैं। वे आग के सागर में तैरते हुए पानी के नीचे की गुफा में दिखाई दिए। जब विशाल विस्तार दाव महल से 9 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक अचानक प्रकट हुए तो आत्मा नौकाएं चमक उठीं। जब वे प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि गुफा में क्या हो रहा है, तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उन्होंने देखा कि पत्थर की मूर्ति का सिर कटा हुआ था। कोंगडाओ जो अपनी साधना में सफलता के कगार पर था, वान बाओले और उसका अवतार पहरा दे रहे थे। साथ ही गुफा निवास के चौड़े खुले दरवाजे और खाली आंतरिक भाग एक संकेत है कि इसे स्पष्ट रूप से खोजा और खंगाला गया था। वे इस क्षेत्र में आत्मा क्यूई की असाधारण समृद्धि को भी महसूस कर सकते थे। ध्यान में कोंगडाओ को देखकर उन सभी को एक ही चौंकाने वाला एहसास हुआ। एक साथ सभी के चेहरों पर उत्तेजना के भाव दिखाई दिए। गुफा निवास का प्रारंभिक उद्घाटन। केवल जब एक गुफा निवास जिसे कई वर्षों से बाहरी दुनिया से बंद कर दिया गया है खोला जाता है, तो उसमें से इतनी समृद्ध आत्मा क्यूई निकल सकती है। हाँ, इस बार हमारी लॉटरी लग गई है। सोचिए कि हम वाकई इतने बड़े खजाने को पाने में कामयाब हो गए हैं। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के सभी साधक उत्साहित हो गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वान बाओले या कोंगडाओ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे स्वाभाविक रूप से पहचान गए कि वान बाओले कौन थे, हालांकि वे उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करते रहे। एक मध्य अवस्था कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक उत्साह से वान बाओले और कोंगडाओ के पीछे से गुजरा और गुफा के निवास की ओर बढ़ा, ये देखने के इरादे से कि अंदर क्या है। वान बाओले के चेहरे पर तुरंत ही उदासी छा गई।
उसके शरीर के अंदर भक्षण करने वाला बीज लगातार घूमता रहा और वह वहीं खड़ा रहा। हालांकि जैसे ही मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र साधक उसकी ओर बढ़ा, वान बावले का अवतार एक कदम आगे बढ़ा और साधक के सामने खड़ा हो गया। उसने बिना एक शब्द कहे ही एक किक मारी। हमला तेज था और हवा और गड़गड़ाहट की आवाज से पूरा हुआ। बिजली गिरी। मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र साधक ने उपहास किया। लाइटनिंग अमर परिवर्तन से एक लाइटनिंग अवतार। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वान बावले के अवतार को दूर धकेलने की कोशिश की। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से अवतार को कम करके आंका था। जैसे ही वे छुए, एक तेज धमाका हुआ। वान बावले का अवतार अपने प्रतिद्वंद्वी के जादू की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसके शरीर से बिजली चमकी और अचानक एक बल बना। मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र साधक के चेहरे पर अलार्म चमक उठा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, उसके होठों से खून बहने लगा। उसके आसपास के दूसरे साधक आगे बढ़े और उसे बचाने में कामयाब हुए। वे सभी मुड़े और चिंता और सावधानी से वान बावले को घूरने लगे। वान बावले के अवतार से आने वाली रोशनी थोड़ी फीकी पड़ गई। इसने साधक का पीछा नहीं किया और इसके बजाय कुछ कदम पीछे हट गया। ये वान बावले के बगल में खड़ा था और वे घुसपैठियों को ठंडे दिमाग से घूर रहे थे। नए आए साधकों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वान बावले को घूरने लगे। उन्होंने वान बावले की उपस्थिति को देखा था और जानते थे कि वह कौन है। हालांकि उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वे उससे ज्यादा संख्या में थे और उनके पास एक लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन दायरे का वरिष्ठ भाई था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। साथ ही वे शत्रुतापूर्ण चरमपंथी गुट से संबंधित थे। वे संघ के साधकों के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे। उनमें से कई लियांग लॉन की तरह थे, जो संघ के साधकों को नीच जीवन रूप मानते थे। हालांकि वान बावले के अवतार के अचानक हमले से जबकि उनके विचार नहीं बदले, वे सावधान हो गए। ये तथ्य कि एकमात्र अवतार एक मध्य चरण कोर संरचना क्षेत्र के साधक को पीछे हटाने में सक्षम था, ये दर्शाता है कि वान बावले काफी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। दिलचस्प है, तुम वान बावले हो, है न? अपनी लूट सौंप दो, हम इसका 9/10वां हिस्सा ले लेंगे और उसके बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बोलने वाला व्यक्ति टीम का नेतृत्व करने वाला था, जो देर चरण कोर संरचना क्षेत्र का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वहां खड़े होने पर उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, जैसे कि वह एक अधिकार वाला व्यक्ति हो। उसकी आवाज में दृढ़ता का लहजा किसी भी बातचीत की अनुमति नहीं देता था। उसे लगता था कि वान बावले के लिए बचा हुआ 10वां हिस्सा उसकी ओर से बहुत बड़ी उदारता थी। ऐसा लगता है, आखिरकार साधना की दुनिया में सबसे शक्तिशाली का अंतिम निर्णय होता है। शक्ति ही सब कुछ निर्धारित करती है। उसने स्पष्ट रूप से खुद को यहाँ अधिक शक्तिशाली के रूप में देखा। कमजोरों की सहमति और स्वीकृति निरर्थक और अनावश्यक थी। अगर वान बावले ने उदार सौदे को स्वीकार न करने का फैसला किया तो उसे बाद में सफाई करने में कुछ परेशानी हो सकती है। हालांकि पहली बार खोले गए एक गुफा निवास के लिए उनका मानना था कि संघ से एक नीच जीवन रूप को मारना एक छोटी सी बात थी। इसलिए उन्होंने उदासीनता से बोलना जारी रखा, आपके पास इसके बारे में सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। तय करें कि आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं। ये सुनकर वान बावले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। प्रतिद्वंद्वी के पास संख्याएं उनके पक्ष में थीं, लेकिन उसे विश्वास था कि वह उनमें से अधिकांश को मार सकता है। वास्तव में वह उन सभी को मारने में भी सक्षम हो सकता है। ये संभावना के दायरे से परे नहीं था। हालांकि उसे परिणामों पर विचार करना था। उसे ये भी विचार करना था कि अगर वह लड़ाई शुरू करने का फैसला करता है तो कोंग दाओ की साधना में सफलता को प्रभावित करने के परिणाम क्या होंगे। हालांकि इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त करने का कोई तरीका नहीं था। वान बावले ने झूठ बोलने पर विचार किया कि वह फैंग क्यूरन के आदेश पर यहां आया था। उसने लड़ाई से बचने के लिए दूसरे पक्ष को युद्ध क्रेडिट के साथ रिश्वत देने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसने धीरे धीरे इन विकल्पों को खत्म कर दिया। उनसे बहता खून और उनकी आंखों में दुश्मनी ने उसे साफ साफ बता दिया कि समस्याएं कहाँ और कौन हैं। इसे टालने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। अपरिहार्य को टालने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। अगर ऐसा था तो वान बावले के दिल में हत्या का इरादा उभर आया। उसने अपने चेहरे पर अपने इरादों का कोई भी खुलासा नहीं किया। इसके बजाय वह मुस्कुराया। वह अपने अवतार को कोंग दाओ को बाद में पहरा देने और फिर हमला करने के लिए भेजने वाला था, जब अचानक एक जबरदस्त उपस्थिति जो कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक से भी बढ़कर थी, उनके ऊपर की दरार से उभरी। भारी उपस्थिति उतरी और पूरी गुफा पर छा गई। अधीरता और झुंझलाहट से भरी एक प्राचीन आवाज हवा में गूंज उठी। बस, बहुत हो गया। वान बावले गुफा की खोज करने और उसे खोलने वाले पहले व्यक्ति थे। संप्रदाय के नियम तय करते हैं कि अब वह इस जगह के मालिक हैं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, ली बिन, तुम्हें इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आवाज गूंजी, कोई दरार से बाहर निकल आया।
वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके सिर पर लाल बाल थे। वह विशाल विस्तार दाव महल चीलिन के नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों में से एक था। प्राचीन युद्ध के मैदान में भूकंप के कारण आग के समुद्र में जो हलचल मची थी, उसने उसे भी अपनी ओर खींच लिया था। उसने वान बाओले और ली बिन के बीच गतिरोध देखा था। हस्तक्षेप करने की अनिच्छा के बावजूद वह अभी भी फैंग क्यूरन के गुट से संबंधित था। फैंग क्यूरन की दृष्टि और आदर्शों में अपने बढ़ते संदेह के बावजूद उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया था। 1 साल पहले ग्रैंड हॉल में वान बाओले के व्यवहारिक व्यवहार ने भी वान बाओले की मदद करने की उनकी इच्छा में योगदान दिया था। हालांकि उसके दिल में अभी भी फेडरेशन के साधकों के प्रति नापसंदगी थी। जैसे ही उसने बात की, उसने वान बाओले की ओर ठंडी नज़र से देखा और फिर गुफा के निवास पर नज़र डाली। अपने अनुभव के आधार पर उसने गुफा के निवास को एक साधारण गुफा निवास के रूप में आंका। उसने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुड़ा और चला गया। भले ही वह चला गया था, उसके आदेश अभी भी कायम थे। लीबिन चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपने दांत भींच लिए और वान बाओले को घूरते हुए उसकी आंखों में हत्या की भावनाएं चमक उठीं। बच्चे, इस बार तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन कौन जानता है कि यह कब तक चलेगा। उसने अपने शब्द पीछे छोड़ दिए। उसने उपहास किया, मुड़ा और चला गया। बाकी लोग शत्रुता और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा के साथ उसके पीछे चले गए। वान बाओले ने पलकें झपकाईं। वह खुद को भाग्यशाली नहीं मानता था। उसकी राय में वे भाग्यशाली थे। अगर चीलिन प्रकट नहीं होता तो वह हमला कर देता। पत्थर की चमगादड़ की मूर्ति के साथ वान बाओले की लड़ाई के बाद उसे विश्वास था कि वह उन सभी को मार सकता है। वह ऐसा दिखाएगा कि दोनों पक्ष युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए हैं। भले ही संप्रदाय को इसके बारे में पता चल जाए, लेकिन उसके पास खुद को बचाने का एक तरीका होगा। अगली बार हम देखेंगे कि क्या तुम अभी भी इतने भाग्यशाली हो। वान बाओले ने अपनी निगाहें हटा लीं। वह कोंगदाओ की ओर मुड़ा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। 30 मिनट बीत गए। उनके ऊपर दरारें बढ़ती गईं और आग का सागर अंदर घुस आया। फिर कोंगदाओ अचानक कांप उठा क्योंकि उसके शरीर से एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना फूट पड़ी। उसके पीछे एक भ्रामक आग दिखाई दी। ये बंद हो गई। लगभग 15 सेकंड के बाद ये धीरे धीरे गायब होने लगी। ये स्पष्ट रूप से कोंगदाओ द्वारा अभ्यास की जा रही साधना तकनीक से संबंधित था। भ्रामक आंख के गायब होने के बाद कोंगदाओ ने अपनी आंखें खोलीं। भीतर एक शानदार रोशनी चमक उठी। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी मुठियां बांधी और वान बाओले को सलाम किया। वान बाओले ने अब कोंगदाओ और झाओ यामिंग दोनों के मुख्य निर्माणों को देखा था। उसने उनकी साधना तकनीकों का मूल देखा था। यही कारण है कि जब कोई साधक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, तो वह आमतौर पर एकांत के लिए एक शांत स्थान ढूंढता था। ऐसा दूसरों को उसे परेशान करने से रोकने के साथ साथ अपनी साधना तकनीकों के आसपास की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए किया जाता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि कोंगदाओ और झाओ यामिंग दोनों ही वान बाओले पर बहुत भरोसा करते थे। वान बाओले खुद को दोनों की तुलना करने से नहीं रोक पाए। जितना अधिक उन्होंने ऐसा किया, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि कोंगदाओ वास्तव में कितने असाधारण थे। उन्होंने अनंत तकनीकों की आंख में हमारे अनुभवों को साझा नहीं किया। इसके बावजूद उनकी सफलता के बिंदु पर एक भ्रामक आंख दिखाई दी। तब उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शित की वह झाओ यामिंग की तुलना में तुलनीय थी। ये कोंगदाओ वास्तव में कुछ खास है। वान बाओले ने कोंगदाओ के कंधे को थपथपाया। बुरा नहीं है, अच्छा काम करते रहो। हमारे एडोनिस एसोसिएशन में एक और महान जनरल शामिल हो रहा है। वान बाओले जोर से हंस पड़े। कोंगदाओ भी उत्साहित दिख रहे थे। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र दो पूरी तरह से अलग अलग साधना क्षेत्र थे। वान बाओले के सहकर्मी के रूप में उन्हें काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। वान बाओले की प्रगति बहुत ही आश्चर्यजनक थी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने के बाद कोंगदाओ अब आखिरकार आराम कर सकते थे। उन्होंने वान बाओले को धन्यवाद दिया। आग का सागर जल्द ही पूरे स्थान को भर देने वाला था, इसलिए वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी आत्मा नौकाएं वापस लीं और जल्दी से चले गए। उनके जाने के बाद आग का सागर बढ़ गया और आखिरकार पूरी गुफा भर गई। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कैसे प्राचीन युद्ध का मैदान समुद्र में काफ़ी डूब गया था। उनकी वापसी की यात्रा सुचारू थी। यात्रा के दौरान उन्हें कोई बाधा नहीं आई। वे जल्द ही आग के सागर से बाहर निकल गए और वान बाओले के ग्रीन फायर आइलैंड पर लौट आए। एक बार जब वे वान बाओले के गुफा निवास के अंदर पहुंच गए तो वान बाओले ने देखा कि कोंगदाओ अपने पहले के उत्साह से शांत हो गया था। उसने इस यात्रा से लूटी गई सभी चीज़ें निकाल लीं। लूट का माल काफ़ी बड़ा था। कई छोटी छोटी चीज़ें थीं जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। 3 चीज़ें खास तौर पर आकर्षक थीं। एक बड़ी किमियागर कड़ाही थी, दूसरी जेड बॉक्स और तीसरी पत्थर की चमगादड़ की मूर्ति।
कई सालों के बाद पहली बार गुफा निवास खोला गया था, इसलिए सब कुछ अच्छी तरह से संरक्षित था। उन दोनों ने कीमियागर कड़ाही के अंदर एक गोली भी खोजी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह किस तरह की गोली थी, इसलिए उन्होंने कड़ाही नहीं खोली। वान बाओले शायद कीमिया से परिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें बुनियादी सामान्य ज्ञान था। उन्हें कीमियागर के अंतिम चरण का पता था और कैसे विभिन्न प्रकार की गोलियों के लिए कड़ाही को अलग अलग तरीकों से खोलना पड़ता है। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि कोंग दाओ कड़ाही को ले जाएगा। वह किसी को ढूंढकर उसे देखने के लिए बुलाता और कड़ाही खोलने का तरीका ढूंढता। फिर ज़ेड बॉक्स था। ये सील बंद था, लेकिन सील विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थी। सील का प्राथमिक उद्देश्य ज़ेड बॉक्स के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करना प्रतीत होता था। वान बाओले और कोंग दाओ इसे बहुत जल्दी खोलने में कामयाब रहे। उन्हें ज़ेड बॉक्स के अंदर एक सूखा फल मिला। इसकी त्वचा झुर्रीदार थी और यह मुर्गी के अंडे के आकार का था। ये साधारण लग रहा था, हालांकि जैसे ही ज़ेड बॉक्स खोला गया, अजीब सी खुशबू आने लगी। यह एक मजबूत, समृद्ध गंध थी। वान बाओले ने बस थोड़ा सा सूंघा था कि उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे अचानक ऊर्जा महसूस हुई और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां स्पष्ट लगने लगीं। वान बाओले तुरंत उत्साहित हो गया। अब उसे जो सबसे ज्यादा चाहिए था वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाने का एक तरीका था, और ऐसा लग रहा था कि फल में ऐसे गुण थे जो इसे हासिल कर सकते थे। उसने जल्दी से कहा, कोंग दाओ, मेरे पास इस फल के उपयोग हैं। कोंग दाओ को पता था कि फल कितना कीमती है। जैसे ही उसने वान बाओले की बात सुनी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ेड बॉक्स को वान बाओले की ओर बढ़ा दिया। उसने अब और नहीं देखा और पत्थर की चमगादड़ की मूर्ति को भी अनदेखा कर दिया। उसने तुरंत कहा, पत्थर की मूर्ति को भी अपने साथ ले जाओ। अगर यह एक दिन फिर से जीवित हो गई तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। वान बाओले ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोशिश नहीं की। उसने सिर हिलाया, फिर शेष लूट का 7/10वां हिस्सा कोंग दाओ को दे दिया। कोंग दाओ उसके हाव भाव पर मुस्कुराया और बदले में उसे सहजता से स्वीकार कर लिया। वे दोनों अपने द्वारा प्राप्त किए गए खजाने से प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी साधना के मामले में भी लाभ कमाया था। कोंग दाओ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ गया था, जबकि वान बाओले ने अपने मध्य चरण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में उन्नति की थी। अति प्रसन्न होकर वे पहले विशाल विस्तार दाओ महल के हत्यारे साधकों के साथ हुई मुठभेड़ पर चर्चा करने लगे। मैं अपनी सफलता के बीच में था, लेकिन तब मुझे खतरा महसूस हो रहा था। मैंने एक नज़र डाली और ली बिन को देखा। कोंग दाओ के चेहरे पर अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह धीमी आवाज में बोल रहा था। बाओले, तुम्हें सावधान रहना होगा। वह ली बिन, मैं उसके बारे में जो जानता हूँ उसके आधार पर वह एक दुष्ट चरित्र है। विशाल विस्तार दाओ महल में शिष्यों के बीच उसका कुछ अधिकार है और कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। उसके हाथों अन्य शिष्यों की मृत्यु के बारे में भी कई किस्से हैं। लेकिन उसका गुरु एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक है। वह भी अंतिम चरण के कोर गठन क्षेत्र में है और इसलिए अपेक्षाकृत शक्तिशाली है। इसलिए वह अपना रास्ता निकालने और कानून की पहुंच से बाहर रहने में कामयाब रहा है। चूंकि इस घटना के बाद उसकी नज़र हम पर है, अपने प्रतिशोधी और लालची चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से हमारे लिए जीवन कठिन बनाने का कोई मौका ढूंढ लेगा। जैसे ही कोंग दाओ ने बात की, उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक चमक उठी। हो सकता है कि वह हाल ही में कोर गठन क्षेत्र में पहुंचा हो, लेकिन हिंसा के लिए उसकी लालसा हमेशा से प्रबल रही है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीमी आवाज में बोला, मेरा सुझाव है कि हम एक मौका ढूंढें और अपने लोगों को इकट्ठा करें ताकि इस ली बिन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। वान बाओले ने जब कोंग दाओ की बात सुनी तो वह मुस्कुराया। उसके इरादे भी वही थे। हालांकि उन्हें इस योजना को सावधानीपूर्वक बनाने के लिए कुछ समय चाहिए था। किसी को मारना आसान था, लेकिन उसके बाद सफाई करना मुश्किल था। अगर हम तलवार के हैंडल में ऐसा करते हैं तो किसी को पता चलने की बहुत संभावना है। ये हमारा आखिरी उपाय होना चाहिए। उस पर नज़र रखें, देखें कि क्या ली बिन जल्द ही तलवार के शरीर पर आने वाला है। अगर वह आता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वह वापस न आए। कुछ सोचने के बाद वान बाओले ने कोंग दाओ को अपने इरादे बताए। फिर कोंग दाओ चला गया। वान बाओले ने देखा कि कोंग दाओ दूर कहीं गायब हो गया। वह अपने गुफा निवास में वापस आया, ज़ेड बॉक्स उठाया और उसे फिर से खोला। उसने अंदर से सूखे फल को निकाला और फिर से सूंघा। उसकी इंद्रियों के ठीक होने की अनुभूति फिर से उभरी। उसने इसका विस्तार से अध्ययन किया और पुष्टि की कि अगर वह लंबे समय तक इस फल से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता रहा तो उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां निश्चित रूप से बेहतर होंगी। एक स्वर्गीय फल जो किसी की आध्यात्मिक भावना को बढ़ा सकता है। वान बाओले ने अपने होंठ चाटे। उसका मन तो पूरा फल निगलने का था, लेकिन वह फल के मुरझाए हुए रूप को देखकर झिझक रहा था। मैं इसे लापरवाही से नहीं खा सकता। क्या होगा अगर यह मुझे फूड पॉइजनिंग दे दे? इस विचार पर वान बाओले ने फल के बारे में और अधिक शोध करने के लिए विशाल विस्तार दाओ महल में लौटने का फैसला किया।
वह जानना चाहता था कि क्या उसे फल के बारे में और जानकारी मिल सकती है। वान बाओले ने लिटिल मिस्सी को भी पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह लिटिल मिस्सी के चरित्र को जानता था। जब ऐसी कोई बात आती थी जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता था, तो वह हमेशा सोने का नाटक करती थी। उस विचार पर वान बाओले ने आह भरी। वह बैठ गया और ध्यान करने लगा और स्पिरिट क्यूई के अपने पिछले बड़े पैमाने पर अवशोषण के बाद अपनी खेती में वृद्धि को स्थिर करने लगा। जब अगली सुबह हुई तो वह अपनी खेती से बाहर निकला और फल पर शोध करने के लिए सीधे विशाल विस्तार दाव महल की ओर चल पड़ा। जल्द ही 1 महीना बीत गया। फेडरेशन के पौधों ने विशाल विस्तार दाव महल में पूरा 1 साल बिताया था। फेडरेशन सीडलिंग और फैंग क्यूरन के बीच हुए समझौते के अनुसार फेडरेशन सीडलिंग का दूसरा बैच जल्द ही आ जाना चाहिए। हालांकि वान बाओले को एहसास हुआ कि विशाल विस्तार दाव पैलेस दूसरे बैच के आगमन के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा था। इससे वान बाओले सोच में पड़ गए। पिछले महीने के दौरान उन्होंने कुछ युद्ध क्रेडिट खर्च किए और कई रिकॉर्ड खंगाले। उन्होंने फल के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की। कुछ खोज के बाद उन्हें 6 प्रकार के फल मिले जो उनके खोज मानदंडों से मेल खाते थे। हर एक में असाधारण गुण थे और वे सभी समान थे, जिससे वान बाओले के लिए उन्हें एक बार में अलग करना मुश्किल हो गया। हालांकि इससे सूखे मेवे के साथ उनकी साधना में कोई बाधा नहीं आई। प्रत्येक साधना सत्र के दौरान वह अपने सामने सूखे मेवे रखता था और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां जीवंत हो उठती थीं। पिछले महीने में उनमें उल्लेखनीय विकास हुआ था। इसका मतलब था कि धार्मिक आयुधों के उनके शोधन में स्पष्ट परिणाम। भले ही वान बाओले अभी भी वास्तविक 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने में असमर्थ था, लेकिन हर 10 प्रयासों में से वह एक 8वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध बनाने में कामयाब रहा था, जिसका इस्तेमाल एक बार के बजाय 2 बार किया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। जब तक उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां सुधरती रहेंगी, एक दिन ऐसा आएगा जब वह आखिरकार एक सच्चे 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। एक बार जब मैं धार्मिक आयुधों में अपनी दक्षता और युद्ध क्रेडिट के आधार पर 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत कर सकता हूं, तो मुझे विश्वास है कि मैं म्यान को 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध के स्तर तक बढ़ा सकता हूं। वान बाओले ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें प्रत्याशा और उत्साह से चमक उठीं। इस दौरान उसकी म्यान को बेहतर बनाना एक चुनौती थी, सामग्री प्राप्त करने की चुनौती थी। ये भी तथ्य था कि यह सामान्य कलाकृतियों से अलग थी और शोधन प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी चुनौती थी। वान बाओले को लग रहा था कि अगर शोधन प्रक्रिया के दौरान वह विफल हो गया तो उसे काफ़ी नुकसान भी होगा। जब म्यान 6ठी कक्षा के दिव्य खजाने के स्तर पर था, तब भी ये प्रबंधनीय था। हालांकि 6ठी कक्षा के दिव्य खजाने को 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध में बढ़ाना एक महत्वपूर्ण चरण था, जब दिव्य खजाना धार्मिक आयुध बन जाता था। यही कारण था कि वान बाओले विशेष रूप से सावधान थे। भला भी है, जब मैं आखिरकार एक वास्तविक 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध को परिष्कृत कर पाऊंगा, तो मेरे पास इसकी मरम्मत करने की क्षमता होगी। भले ही यह पूरी तरह से बहाल न हो, फिर भी यह अविश्वसनीय शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होगा। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। इस अवधि के दौरान वह लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ थेआर्क आर्मर इनहेरिटेंस का भी अभ्यास कर रहा था। लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसकी प्रगति बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी। उसने जिस अवतार को बुलाया था उसका रूप स्पष्ट था। हालांकि थेआर्क आर्मर इनहेरिटेंस के मामले में अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। उसे संदेह होने लगा कि उसके पास किसी तरह के उत्प्रेरक की कमी है। वान बाओले को लगा कि वह केवल एक महत्वपूर्ण कदम से चूक गया है। शायद मेरे पास जो कमी है वह एक तरह का ज्ञान है। ये सही नहीं हो सकता। मैं वास्तव में क्या खो रहा हूँ? क्या यह एक प्रदर्शन हो सकता है? वान बाओले पागल होने वाला था। जब से उसने साधना की अपनी यात्रा शुरू की थी, तब से उसे ऐसी कोई साधना तकनीक नहीं मिली थी जो उसे इतना निराश कर सके। डार्क क्यूई को अवशोषित करने के बाद डार्क आर्ट को भी समझना आसान हो गया था। डार्क आर्ट। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने पहले सोचा था कि उसके पास किसी तरह के उत्प्रेरक की कमी है। अब उसे यकीन था कि वह एक निश्चित कदम से चूक गया होगा। यही कारण है कि उसे अपने अभ्यास में कोई सफलता नहीं मिली थी। क्या मुझे अनंत तकनीकों की आंख की एक और यात्रा करनी होगी? वान बाओले ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। उसने लिटिल मिस्सी से पिछले महीने में थेआर्क कवच विरासत के साथ आने वाली कठिनाई के बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन लिटिल मिस्सी ने उसके सवालों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया था। उसने सोने का नाटक किया था। वान बाओले आखिरकार लिटिल मिस्सी के कृत्य को समझने लगा था। जब भी कोई ऐसी बात होती जो उसे नहीं पता होती या वह बताना नहीं चाहती, तो वह सोने का नाटक करती। वान बाओले ने आह भरी। उसके पास थेआर्क कवच विरासत को अलग रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी अनिच्छा के बावजूद उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने द्वारा अर्जित अन्य विरासतों का अध्ययन करना शुरू किया। आखिरकार उसके दिमाग में बहुत सारी विरासतें थीं।
मानव स्वभाव ने तय किया कि व्यक्ति हमेशा तुलना करेगा और तुलना करने पर असंतुष्ट महसूस करेगा। यही वह था जिसका सामना वांग बाओले ने किया। भले ही उसके पास बहुत सारी विरासतें थीं, तुलना करने के बाद ये स्पष्ट था कि सबसे शक्तिशाली विरासत अभी भी थेआर्क कवच विरासत थी। वह विरासत जो थेआर्क कवच विरासत से थोड़ी कम शक्तिशाली थी, उसे फ्लेम स्नैच कहा जाता था। यह अधूरा था, इसलिए नहीं कि वांग बाओले ने इसके केवल कुछ हिस्से हासिल किए थे, बल्कि इसलिए कि यह मूल रूप से अधूरा था। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने इसे उसे दिया था, उसके पास भी इसका पूरा संस्करण नहीं था। यह एक बेहद बुरी साधना तकनीक थी। हर बार जब साधक किसी को मारता, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति चुरा लेता, फिर उसे जबरन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता, जिसके बाद वह हत्या करना जारी रखेगा। प्रतिकूल प्रभाव बहुत बड़े थे। अभ्यासी धीरे धीरे अपना दिमाग खो देगा। अंत में उसे या तो अपने दिमाग को साफ करने के लिए हत्या करनी होगी या अपने सिर के अंदर अपने दिमाग से टकराने वाले असंख्य दिमागों का सामना करने में विफल होकर पूरी तरह से पागल हो जाना होगा। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। वह पागल हो सकता है और खुद को मार सकता है। जिसने उसे यह विरासत दी थी, उसने केवल शुरुआती स्तरों का अभ्यास किया था। उसने विरासत को जारी रखने की हिम्मत नहीं की थी। इस तरह उसने अपेक्षाकृत स्पष्ट दिमाग बनाए रखा था। हालांकि विरासत काफ़ी प्रभावशाली थी। यही कारण था कि विशाल विस्तार दाव महल ने इसे रखा था और इसे अनंत तकनीकों की आंख में छोड़ दिया था। ज्वाला छीनना। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया। उसने स्पष्ट रूप से एक पागल विरासत को आजमाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसे मिश्रित भावनाएं होने लगीं। आखिरकार वह सबसे शक्तिशाली और अगली सबसे शक्तिशाली विरासत दोनों में महारत हासिल करने में असमर्थ था। सौभाग्य से रूनिक सैनिक का उसका शोध और अध्ययन भी उसी समय प्रगति पर था। भले ही यह एक अलग प्रणाली से संबंधित था और इसलिए वह अभी तक इसके कामकाज को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन एक तांबे के सिक्के को नियंत्रित करने का तरीका सीखने में उसकी प्रगति अपेक्षाकृत सहज थी। भले ही वह केवल एक तांबे के सिक्के को नियंत्रित कर सकता था और नवजात आत्मा के प्रतिद्वंद्वी रूनिक सैनिक कठपुतली को नहीं बुला सकता था, लेकिन वह तांबे के सिक्कों के पीछे 8 ट्रिग्राम सील को समझने में कामयाब रहा। यह एक ऐसा मंत्र था जो तांबे के सिक्के को सील बनाने की अनुमति दे सकता था। ये वांग बाओले के गुप्त हथियारों में से एक बन गया जिसका इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता था। पिछले महीने के दौरान निराश वांग बाओले ने कई मौकों पर यह भी पाया था कि गधा चुपके से बाहर निकल रहा था। गधा कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था, फिर अपने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ वापस आ जाता था। इसने वांग बाओले को आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर यह सब कुछ होता तो शायद वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि गधे को अपने लिए एक रोमांटिक साथी मिल गया है। हालांकि वांग बाओले ने पाया था कि गधे की साधना का स्तर तेजी से बढ़ा है। यह एक बार एक सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की साधना के साथ वापस आया था। इसने वांग बाओले को सदमे में वापस ला दिया था। क्या हो रहा है? शायद इस साथी को कोई साथी नहीं मिला, बल्कि इसके बजाय कोई असाधारण खजाना मिल गया। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि गधा बेहद सतर्क था। यही कारण था कि उसने चुपके से उसे देखते हुए कुछ भी नोटिस न करने का नाटक किया था। कुछ दिनों बाद एक रात जब गधा आग के समुद्र में वापस घुसा, तो वांग बाओले की आकृति वहां दिखाई दी जहां गधा गायब हो गया था। उसने अपनी उपस्थिति छिपाई और चुपके से गधे का पीछा किया। गधा आग के सागर में दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आसपास से परिचित है। वह बीच बीच में रुक जाता और अपने आसपास के वातावरण को सावधानी से देखता। वह अचानक अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखता, मानो उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। वांग बाओले को लगभग खोज लिया गया था। आखिरकार गधे में कुछ दिमाग आ गया। वांग बाओले जल्दी जल्दी पीछे पीछे चला। वह और भी सावधान और जिज्ञासु हो गया क्योंकि गधा बहुत सावधान था। उसने कुछ खंडहरों के पीछे गधे के सांप को देखा। वह फिर से दिखाई नहीं दिया। अगर वांग बाओले ने अपने होश का इस्तेमाल करके यह नहीं देखा होता कि गधा खंडहरों में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है, बिना हिले डुले और अपने आसपास की चीज़ों पर नजर रखे हुए, तो वह खंडहर के पास जाकर जांच करता। अगर वह वाकई उसके पास जाता तो वह खुद को उजागर कर देता। क्या उसने घात लगाना सीख लिया है? वांग बाओले चौंक गया। उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। गधे के चरित्र के बारे में उसकी समझ के आधार पर यह निश्चित रूप से कुछ अविश्वसनीय खजाना छिपा रहा होगा। इसके लिए इतना सतर्क और सावधान रहने का कोई और कारण नहीं था। वांग बाओले ने धैर्य रखने का फैसला किया। वह उस जगह को घूरता रहा जहां गधा छिपा हुआ था। वह उसका रहस्य उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसने 4 घंटे तक इंतजार किया और जैसे ही वांग बाओले ने गधे के धैर्य पर आश्चर्य व्यक्त किया, गधे ने कार्रवाई की। वह दूर तक भाग गया, आग के सागर में नहीं बल्कि गहरे भूमिगत। वांग बाओले ने तुरंत उसका पीछा किया। पूरी गड़बड़ी पूरी रात चली। गधा आग के सागर में विभिन्न स्थानों पर छिपा रहा।
वह छेद खोदता और बाहर निकलता, घात लगाता और फिर चुपचाप बैठकर इंतजार करता। कोई और जो वांग बावले नहीं होता, अब तक गधे को खो चुका होता या उस पर हमला कर चुका होता। हालांकि वांग बावले न केवल गधे के चरित्र को जानता था, बल्कि उसने पहले भी कुछ ऐसा ही किया था और सफल भी हुआ था। इसके अलावा गधे के साथ उसका एक निश्चित मानसिक संबंध था। वह संबंध में हेरफेर कर सकता था और यह सुनिश्चित कर सकता था कि गधा इससे अनजान रहे। इस तरह वह गधे का पीछा करते हुए पूरी रात बिना उसे खोए रहा। पूरी रात इधर उधर भागने के बाद गधे को आखिरकार भरोसा हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। उसका दिल शांत हो गया। खुश दिल से वह दूर चला गया और जल्द ही एक और खंडहर में पहुंच गया। यह एक पहाड़ी घाटी होनी चाहिए थी। हालांकि पहाड़ की चट्टानें ढह गई थीं और आग का सागर पूरी जगह में भर गया था। ये पूरी तरह से सुनसान और बंजर लग रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो गधा स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गया। उसने जगह को खंगालना शुरू कर दिया। वह गड्ढे खोदता, फिर अपने खुरों से जमीन पर रौंदता। उसकी नाक सूंघती रही जैसे कि वह किसी गंध को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। ये दृश्य देखकर वांग बावले हैरान हो गया। उसने खुद को सावधानी से कुछ दूरी पर छिपा लिया और देखा। आधा घंटा बीत गया। खुशी से इधर उधर उछलने के बाद गधा जमीन के नीचे घुस गया। फिर कुछ ही देर बाद वह बाहर निकला, अपने साथ घसीटता हुआ एक लाश। लाश के 3 सिर और 6 हाथ थे। ये कभी न खत्म होने वाले कबीले में से एक था। जहां दिल होना चाहिए था वहां एक बहुत बड़ा छेद था। लाश के शरीर के अंग गायब थे और उस पर कोई कलाकृतियां या स्टोरेज बैग नहीं था। ये स्पष्ट था कि ये या तो सालों पहले लूटे गए थे या फिर उन्हें उस व्यक्ति ने ले लिया था जिसने उनकी घातक लड़ाई के बाद उसे मार डाला था। क्या सिर्फ इसलिए इतना उत्साहित होने की ज़रूरत है क्योंकि उसे कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य की लाश मिली है? वांग बावले अपने सदमे और आश्चर्य को नियंत्रित नहीं कर सका। वह पहले भी ऐसी लाशें देख चुका था। अब उसके स्टोरेज बैग में एक लाश थी। उत्सुकतावश वांग बावले करीब गया। वह और करीब से देखने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे पर चिंता और सदमे का भाव छा गया। जब गधे ने लाश को बाहर निकाला तो उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जोर से कुरकुराते हुए उसने लाश की बांह को खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव था क्योंकि वह और तेजी से चबाने लगा। ये नज़ारा देखकर वांग बावले कांप उठा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह जानता था कि गधा पेटू है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह लाशों के सड़े हुए मांस पर लालच करेगा और उसे खाएगा। मैं तुम्हें जीवित प्राणियों को खाते हुए स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन एक लाश को खाना। वांग बावले को तुरंत गुस्सा आ गया। वह अब खुद को और छुपाने की जहमत नहीं उठा सकता था। वह तुरंत बाहर निकल आया, अपनी पूरी गति से, और गधे की ओर दौड़ा। गधा, जो अपने स्वादिष्ट भोजन को खुशी से चबा रहा था, वांग बावले की अचानक उपस्थिति को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अपराधबोध और शर्म से चमक उठीं। हालांकि उसने संकोच नहीं किया। उसने अपना मुंह चौड़ा किया, जैसे कि एक ही बार में सब कुछ खाने की योजना बना रहा हो। वांग बावले क्रोधित होकर असाधारण गति से उसकी ओर बढ़ा। उसने पास आते ही अपने पैर को लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ गधा चिल्लाया क्योंकि उसे एक तरफ लात मारी गई थी। उसकी चमड़ी मोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी वह चोट पहुंचाती है। वह भागने ही वाला था कि वांग बावले उसके पास आ गया। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे अपने सामने घसीटा। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं। तुमने कितना बढ़िया काम किया है। गधा कांप उठा। उसने वांग बावले को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह रेंग सके, वांग बावले ने उसे लाश की ओर धकेल दिया और उसके मुंह को लाश के आधे खाए हुए हाथ की ओर धकेल दिया। चलो, एक और काट लो। वांग बावले ने नाक सिकुड़ी। गधा कोई बेवकूफ़ नहीं था। भले ही वह अपने सामने स्वादिष्ट दृश्य को देखकर चुपके से लार टपका रहा था, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर भाव ये संकेत दे रहे थे कि अगर उसे पीटा भी जाए तो वह दूसरा काट नहीं लेगा। लाश की बांह की ओर गधे को दबाते हुए वांग बावले ने गुस्से से देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि वह स्तब्ध रह गया। उसने मृत नेवर एंडिंग कबीले के सदस्य की आधी खाई हुई बांह को संदेह से देखा। उसके होठों से आश्चर्य और संदेह की एक शांत ध्वनि निकली। उसने पहले हाथ को ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि वह गधे पर लाश का मांस खाने के लिए क्रोधित था। अब उसने तुरंत देखा कि हाथ का बचा हुआ आधा हिस्सा मांस और खून से नहीं बना था। यह एक तरह के क्रिस्टल से बना था। वांग बावले अपनी खोज से दंग रह गए। उन्होंने गधे को छोड़ दिया, फिर नीचे झुके और हाथ की बारीकी से जांच की। उन्होंने पाया कि इस मृत कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य के 3 सिर और 6 भुजाओं में से केवल ये हाथ क्रिस्टल से बना था। बाकी मांस और खून से बने थे। वांग बावले को थोड़ा संदेह हुआ और वह भ्रमित हो गए। उन्होंने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से गोल्डन बीटल के अंदर से लाश निकाली और दोनों की तुलना की। बीटल में लाश के सभी 3 सिर और 6 भुजाएं मांस और खून से बनी थीं। उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले जो भी देखा था वे सभी मांस और खून से बने थे। केवल यह विशेष लाश जिसे गधा चबा रहा था बाकी से अलग थी।
ऐसा लगा जैसे यह आधा खाया हुआ हाथ किसी तरह के ऊर्जा स्रोत से बना था। कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य के मरने के बाद ये खत्म नहीं हुआ था। इसके बजाय ये क्रिस्टल में बदल गया था। कुछ चिंतन के बाद वांग बाओले ने लाश को ले जाने का फैसला किया। वह पीछे मुड़ा और गधे को घूरने लगा। भले ही उसने गधे को गलत समझा था, लेकिन उसके पिता के रूप में वह गलत होने पर भी सही था। गधे को थोड़ा दुख हुआ, हालांकि वह वांग बाओले से वाकई डर गया था। उसका सिर झुक गया और वह पश्चाताप करता हुआ दिखाई दिया। वांग बाओले के चेहरे पर भाव आखिरकार कम हो गए। उसने नाक से कुड़ी, फिर वहां से चला गया और ग्रीन फायर आइलैंड की ओर वापस चला गया। गधा उसके पीछे पीछे चला गया। उसका सिर झुका हुआ था और उसका मनोबल कम था। जब वह द्वीप पर लौटा तो वह इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह गुफा के अंदर फैल गया और अपनी मासूम आंखों और चेहरे पर स्पष्ट दुख के साथ वांग बाओले को घूरने लगा। यहाँ तक कि वांग बाओले को भी शर्मिंदगी और असहजता महसूस होने लगी। उसने अपना चेहरा सीधा किया और गधे को घूरने लगा। फिर उसने अपने पास बचे हुए आखिरी 9 चिप्स में से एक को गधे पर फेंक दिया। ठीक है, इसे ले लो। इसे खाने के बाद तुम बाहर जाकर दौड़ सकते हो। द्वीप पर ही रहना याद रखना। गधे ने उस नाश्ते को देखा जो उसके सामने एक अजीब सी गंध दे रहा था। वह जम गया। अंत में उसने अपने चेहरे पर दुख लिखे हुए चिप को निगल लिया। उसने खुद को ये दिखाने के लिए मजबूर किया कि वह खाने का आनंद ले रहा है, फिर जल्दी से चला गया। गधे के जाने के बाद वांग बाओले खांसने लगा। उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और दोनों नेवर एंडिंग कबीले के सदस्यों की लाशों को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से बाहर निकाला। उसने उन्हें अधिक विस्तृत जांच के लिए अपने सामने रख दिया। उसने याद करने की कोशिश की कि उसने पहले क्या पढ़ा था जब वह डार्क सेक्ट में था। उसने ज़्यादातर डार्क सेक्ट की साधना तकनीकों के बारे में पढ़ा था। उसे नेवर एंडिंग कबीले के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसे काफ़ी समय लगा इससे पहले कि वह धीरे धीरे दोनों लाशों के बीच अंतर को नोटिस करता। सबसे पहले उनके कपड़े अलग अलग थे। हालांकि वे दोनों फटे और फटे हुए थे। क्रिस्टलीकृत हाथ वाली लाश ने कुछ ऐसा पहना था जो सड़ने के लिए प्रतिरोधी कपड़े से बुना गया था। यह एक परिष्कृत प्रकार की पोशाक थी जो भरिंग के अंदर पाए गए शव पर कवच से अलग थी। उनके शरीर के आकार भी अलग अलग थे। पहले वाले को दुबला और दूसरे को मजबूत और सुगठित बताया जा सकता था। सब कुछ इस निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था कि पहला एक शिक्षाविद था जबकि दूसरा एक योद्धा था। ये सही नहीं है। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने मन में लिटिल मिस्सी को पुकारा। वह इस बार जाग रही थी और उसने वांग बाओले के बुलाने पर जवाब दिया। ये बहुत सरल बात है, क्या तुमने इसे नहीं समझा? लिटिल मिस्सी ने उदासीनता से कहा। उसके शब्दों में बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ साथ तिरस्कार की भावना भी थी। जब मैं 7 साल का था तब मैंने कभी न खत्म होने वाले कबीले के कुछ सदस्यों को पकड़ा था। कुछ जांच के बाद हमने पाया कि कभी न खत्म होने वाले कबीले के एक सामान्य सदस्य के पूरे जीवन में 3 सिर और 6 हाथ होते हैं जब वे पैदा होते हैं और जब तक वे मर नहीं जाते। केवल उनके राजघराने कुछ विशेष प्रकार की साधना से गुजरने के बाद उनके 3 सिर और 6 भुजाओं को ऊर्जा के स्रोतों में बदल सकते हैं। पहला स्तर तब होता है जब वे एक सिर और एक भुजा को ऊर्जा स्रोतों में बदल देते हैं। वे ग्रह क्षेत्र के साधक से प्रतिस्पर्धा करेंगे। 2 रूपांतरित सिर और 2 रूपांतरित भुजाओं का मतलब है कि वे अनंत सितारा क्षेत्र में थे। यदि वे तीनों सिर और 6 भुजाओं को ऊर्जा स्रोतों में बदल सकते हैं तो वे बड़े सितारा क्षेत्र में होंगे। जहां तक आपके सामने मौजूद लाश की बात है तो उसका एक हाथ ऊर्जा स्रोत में बदल गया है जबकि एक सिर अपने विकास के बीच में है। वह अपनी मृत्यु से पहले आत्मा अमर क्षेत्र में रहा होगा। एक बार जब वह सिर पूरी तरह से ऊर्जा स्रोत में बदल जाता तो वह एक सफलता प्राप्त कर लेता और ग्रह क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। छोटी मिस्सी वांग बाओले को दिए गए अपने स्पष्टीकरण से संतुष्ट लग रही थी। वांग बाओले ने उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद अपने विचारों में स्पष्टता प्राप्त करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें एक अजीब उज्ज्वल प्रकाश से चमकने लगीं। किसी की भुजा को ऊर्जा में बदलना, इस तरह की साधना पद्धति जानी पहचानी लगती है। वांग बाओले गहन चिंतन में डूब गए। उसने उस हाथ की सावधानीपूर्वक जांच की। एक लंबे क्षण के बाद उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। थिएर्क कवच विरासत के लिए व्यक्ति को अपने वास्तविक भौतिक शरीर के बाहर मांस और रक्त से बना कवच बनाने की आवश्यकता होती है। एक हद तक क्या यह ऊर्जा परिवर्तन के समान नहीं है? अंतर इस तथ्य में निहित है कि कभी न खत्म होने वाले कबीले के राजघराने अपने स्वयं के शरीर को बदलते हैं जबकि थिएर्क कवच विरासत मूल शरीर के बाहर एक नया शरीर बनाती है। वांग बाओले के विचार उसके दिमाग में दौड़ गए। उसकी आंखों की रोशनी लगातार तेज होती गई। उसे लगा कि उसने कुछ महत्वपूर्ण पकड़ लिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण था जो उसे थिएर्क कवच विरासत में महारत हासिल करने में मदद कर सकता था। उस विचार पर वांग बाओले ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और एक उड़ती हुई तलवार निकाली। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तलवार से लाश पर एक चीरा लगाया।
उसका इरादा लाश को चीरना, उसकी मेरिडियन का पता लगाना और उस कारण की पहचान करना था जिसने हाथ को ऊर्जा स्रोत में बदल दिया। जैसे जैसे विच्छेदन किया गया, आगे की जांच और शोध किया गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया, वान बावले भोजन और आराम के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उसने गधे को आग के समुद्र में वापस जाने और उसे ऐसी कुछ और लाशें खोजने का निर्देश दिया जिनके हाथ ऊर्जा स्रोतों में बदल गए थे। 1 महीना बीत गया, वह 7 से 8 ऐसी ही लाशों को विच्छेदित करने में कामयाब रहा था। वह अभी भी कभी न खत्म होने वाले कबीले की साधना विधियों के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाया था। हालांकि उसे उन हथियारों के बारे में सुराग मिल गए थे जिन्हें ऊर्जा स्रोतों में बदल दिया गया था। वे मेरिडियन थे जो स्पिरिट क्यूई से बने थे और जो मृत शरीरों में पाए गए थे। उस एक खोज ने उसे अपनी समझ को और बढ़ाने की अनुमति दी। वह उत्साहित हो गया क्योंकि उसे थेआर्क कवच विरासत की एक नई समझ मिली। थेआर्क कवच विरासत का अभ्यास करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वह उन तरीकों में से एक होना चाहिए, जो है मेरे शरीर के अंदर हर मेरिडियन को स्पिरिट क्यूई से जोड़ना, फिर उन्हें मेरे शरीर के अंदर से निकलने देना और मेरे शरीर के बाहर एक संचार प्रणाली बनाना। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर एक बीज बन गया है। एक हद तक मैं अपने मेरिडियन को बाहर की ओर फैला रहा हूं और बिखेर रहा हूं, फिर उन्हें अपने शरीर के बाहर फिर से बना रहा हूं। वान बाओले ने खुद से कहा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे विश्वास हुआ कि उसका विचार व्यावहारिक था। एकमात्र चीज़ जो उसे रोक रही थी वह ये थी कि उसका दृष्टिकोण थेआर्क कवच विरासत के समान लग रहा था, लेकिन वास्तव में थोड़ा अलग था। अंतिम मांस और रक्त कवच जो कि थेआर्क कवच विरासत से बना था, उसमें शक्ति और ताकत थी। यह उसके मूल भौतिक शरीर को कई गुना बढ़ा भी देता था। ये लगभग एक आवर्धक कांच की तरह काम करता था। संवर्धन प्रभाव का स्रोत कवच के भीतर आत्मा क्यूई का संचय था। कवच को एक नए शरीर के रूप में देखा जा सकता था। इसके अवशोषण और खेती की दर बहुत तेज होगी। इसकी तुलना ऊंट के गोबर से की जा सकती है। जैसे जैसे उसकी खेती जमा होती जाएगी, इसे मूल भौतिक शरीर में वापस डाला जाएगा। इस तरह से संवर्धन प्रभाव होगा। किसी भी तरह से जो कवच बना था वह उसका एक हिस्सा बन जाएगा। वह इसे अपने अंग की तरह हिला सकता था, लेकिन वह इसे अपने असली भौतिक शरीर से अलग नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वान बाओले ने थेआर्क कवच विरासत का अभ्यास उस विधि के आधार पर किया जो उसने अभी सोचा था, तो परिणाम अलग होंगे। वह अपने मौजूदा मेरिडियन का विस्तार कर रहा था और अपने शरीर के बाहर एक संचार प्रणाली बना रहा था। कंकाल संरचना बनाते समय भी वह उसी दृष्टिकोण को लागू कर रहा होगा। हालांकि ये केवल एक विस्तार था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो उसके मूल भौतिक शरीर से अविभाज्य था। सीधे शब्दों में कहें तो यह ऐसा था जैसे वान बाओले ने एक कलाकृति को परिष्कृत किया था जो उसके असली रूप को समाहित करती थी। उसकी विधि का नुकसान यह था कि ठीक इसलिए क्योंकि यह उसके शरीर से अविभाज्य नहीं था, यह उसका हिस्सा नहीं था और केवल एक बाहरी वस्तु थी। साधना, आत्मा क्यूई के संचय और कवच के संवर्धन गुणों के संदर्भ में वे पहले वाले दृष्टिकोण से तुलना करने में सक्षम नहीं होंगे। उसकी विधि का लाभ यह था कि यह सरल और सीधा था। यदि वह पहली समस्या का समाधान कर लेता, तो कवच की शक्ति और साधना की गति पहले वाले दृष्टिकोण से कहीं अधिक हो जाती। 2 साधना विधियों में से एक अच्छी थी और दूसरी बुरी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा क्यूई के संचय और कवच के संवर्धन गुणों से संबंधित समस्याओं को हल करने का केवल एक ही तरीका था। साधना की आवश्यकता के बिना आत्मा क्यूई का विशाल संचय प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था। इस विधि के बारे में भी वान बाओले के अपने विचार थे। यह अपूर्ण विरासत थी जो कि थेआर्क कवच विरासत के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली थी। फ्लेम स्नैच। ये तकनीक विकृत थी। इसमें किसी को मारना और फिर उस व्यक्ति की जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति को चुराना आवश्यक था। यदि अभ्यासी नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ था, तो वह अपनी इच्छा शक्ति खो देगा और पागलपन में गिर जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे उसने मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती गई और जैसे जैसे अभ्यासी के शरीर में असंगत इच्छाओं की संख्या बढ़ती गई, उसके लिए खुद को परिणामी मानसिक और मनोवैज्ञानिक अराजकता का सामना करना मुश्किल होता गया। हालांकि अगर किसी के शरीर से निकलने वाले इस कवच का इस्तेमाल प्रत्येक हत्या के बाद जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति को बनाए रखने और जमा करने के लिए एक बर्तन के रूप में किया जा सकता है, तो सब कुछ हल हो सकता है। वह हर हत्या के साथ मजबूत होता जाएगा। वास्तव में वह जितने लोगों को मार सकता था उसकी कोई सीमा नहीं थी। हालांकि वान बाओले को यकीन नहीं था कि अगर वह विरासत सीख गया तो क्या होगा। हत्याओं की बढ़ती संख्या के साथ क्या ऐसा दिन आएगा जब उसका ये कवच एक राक्षसी कवच बन जाएगा जिसमें रक्त की प्यास होगी जो आसमान तक पहुंचेगी और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगी। वह चुप रहा क्योंकि उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठी थीं। उसने अपना मन बना लिया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे खूनी कर्म का एक साधन। ऐसा ही हो। वान बाओले एक हंसमुख व्यक्ति लग सकता है जो हर समय मुस्कुराता रहता था और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता था। हालांकि
वह जानता था कि उसकी हड्डियों में एक लकीर छिपी हुई थी जो उसे खुद भयानक लगती थी। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जो आसानी से सामने आ जाती। हालांकि जब भी यह सामने आती तो उसके परिणामस्वरूप होने वाला जानलेवा दृढ़ संकल्प और क्रूरता हर किसी को सदमे में वापस धकेलने के लिए पर्याप्त होती। जब भी उसे खतरे या मौत की धमकी का सामना करना पड़ता तो ये खुद को सबसे उग्र और तीव्रता से प्रकट करता। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई उसे मारना चाहता तो वह उस व्यक्ति को मार देता। किसी दूसरे युग में जब प्राचीन हरी कांस्य तलवार कभी नहीं दिखाई देती तो ऐसी लकीर उसके दिल में गहराई से छिपी होती। शायद समय बीतने के साथ यह उम्र के साथ मिट भी सकती थी। हालांकि वर्तमान स्पिरिट इंसेप्शन युग में साधकों के उदय के साथ और जैसे जैसे संघ की साधना सभ्यता को एक कमजोर शक्ति के रूप में देखा जाता रहा, वान बावले में ये लकीर बढ़ती रही। उसके अंदर की हिंसा और खून की प्यास छिपी हो सकती है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वह आग की तरह भड़क उठती है। यह उसके अंदर की उस प्रवृत्ति के कारण था कि वान बावले ने सोचने के बाद संकोच नहीं किया। उसने वह तरीका चुना जो उसने अभ्यास करने और निर्णायक रूप से थेयार्क कवच विरासत में महारत हासिल करने के लिए बनाया था। फिर उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर अपनी आत्मा क्यूई का उपयोग करके मेरिडियन को बढ़ाने की कोशिश की। ऐसा लग सकता है कि वांग बावले कभी न खत्म होने वाले कबीले से संबंधित साधना पद्धति का अनुकरण कर रहा था। यह एक ऐसा नज़ारा था जो न केवल विचित्र था बल्कि एक ऐसा नज़ारा था जो बुराई और राक्षसी वाइब्स देता था। उसके शरीर से बाहर निकलने वाले मेरिडियन उसके शरीर से बाहर निकलने वाले टेंटिकल्स की भीड़ की तरह लग रहे थे। वे चमकीले लाल नहीं थे बल्कि अर्धपारदर्शी थे। यह अभी भी एक भयानक दृश्य था। जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे वांग बावले ने अपनी साधना जारी रखी, टेंटिकल्स ने उसे घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने एक परिसंचरण तंत्र बनाया जिसने मानव शरीर की मूल संरचना बनाई। अपरंपरागत तरीकों से वांग बावले ने आखिरकार सफलता प्राप्त की और थेयार्क कवच विरासत के पहले स्तर पर महारत हासिल की। अगला कदम फ्लेम स्नैच पर भरोसा करना और अपने दुश्मनों और विरोधियों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाना था। ये केवल अफसोस की बात है कि विशाल विस्तार दाव महल फ्लेम स्नैच का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। वांग बावले ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने शरीर के बाहर एक कवच के बनने की शुरुआत देखी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। एकमात्र विचार के साथ आदिम कवच गायब हो गया और उसके शरीर के अंदर वापस आ गया। इसने उसके दिल पर हीरे के आकार का क्रिस्टल बना दिया। यह एक ब्रांड की तरह था। ये थेयार्क कवच विरासत का मूल था। यदि वांग बावले ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन किया होता तो ये कोर उसके दिल की जगह लेता, न कि उस ब्रांड की जो अब वांग बावले के पास था। जिस अवधि के दौरान वांग बावले थेयार्क कवच विरासत का अभ्यास कर रहे थे, उस दौरान विशाल विस्तार दाव महल में भी कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। इसकी खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई थी और फेडरेशन सीडलिंग के कानों तक भी पहुंच गई थी। इसने क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट पर चर्चाओं को जन्म दिया था। वांग बावले को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने थेयार्क आर्मर विरासत का अभ्यास समाप्त किया और क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट पर लॉग इन किया। हयासिंथस ट्री की पत्तियां गिरने वाली थीं। हयासिंथस ट्री, वांग बावले ने जब इसे पढ़ा था तो वह नाम से अपरिचित थे। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि यह क्या है। ये वह पेड़ था जिसे उन्होंने पहली बार देखा था जब वे विशाल विस्तार दाव पैलेस में पहुंचे थे। वह पेड़ जो मुख्य द्वीप पर पर्वत शिखर पर लगाया गया था। शानदार प्राचीन पेड़। वांग बावले की यादों में पेड़ बेहद विशाल था। हालांकि यह मृत पत्तियों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह मर चुका है, लेकिन इसकी उपस्थिति और आभा ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। 2 हफ्ते पहले इस प्राचीन सूखे हुए पेड़ पर वास्तव में 3 नए पत्ते उगाए थे। जब नए पत्ते दिखाई दिए तो पूरे मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप में एक अजीब सी खुशबू छाने लगी। इसे सूंघने पर सभी लोग तरोताजा हो गए। फैंग क्यूरन और अन्य 2 बुजुर्गों ने इस मामले को बहुत महत्व दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हयासिंथस ट्री की पत्तियों में न केवल औषधीय गुण थे, बल्कि वे एक और उद्देश्य भी पूरा करती थीं जो तीनों बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सटीक उद्देश्य को अत्यधिक गोपनीय माना जाता था। बहुत सारी अटकलें लगाई गईं। फेडरेशन सीडलिंग ने चारों ओर पूछताछ की और अपने अपने अनुमान के साथ वापस आए। सभी ने समूह चैट में इस पर चर्चा की। निष्कर्ष ये था कि यह पत्ता किसी प्रकार का प्रतीक होना चाहिए। हालांकि कोई भी विवरण नहीं जानता था। जब वांग बावले ने युन पियाओजी से पूछा तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। विशाल विस्तार दाव पैलेस के एक मूल कृषक के रूप में युन पियाओजी को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार जब उन्होंने जी हयान को एक आवाज़ भेजी तो उन्हें पता चला कि पत्तियों का उपयोग किस लिए किया जाता था। हायसिंथस ट्री की पत्तियां, ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर 108 हायसिंथस पेड़ हैं। मुझे डर है कि उनमें से ज़्यादातर पहले ही मर चुके हैं। अतीत में जब भी कोई हयासिंथस वृक्ष अपने पत्ते गिराता था तो जो लोग गिरे हुए पत्तों को पाने में सफल हो जाते थे वे उन पत्तों को लेकर विशाल विस्तार दाव महल में प्रवेश कर जाते थे।
यदि वे मूल्यांकन में सफल हो जाते तो वे विशाल विस्तार दाव महल के शिष्य बन जाते और उनके नाम उसी के अनुसार दर्ज किए जाते। अब भले ही वर्तमान संप्रदाय को विशाल विस्तार दाव महल का नाम विरासत में मिला है, लेकिन सच में केवल 1 दर्जन या उससे अधिक शिष्य हैं जिनके नाम संप्रदाय के अभिलेखों में सूचीबद्ध हैं और उन्हें विशाल विस्तार दाव महल के सच्चे शिष्यों के रूप में गिना जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस पत्ते की कीमत कितनी है? ये कुछ ऐसा है जो किसी शिष्य के नाम को संप्रदाय के अभिलेखों में सूचीबद्ध करने की अनुमति दे सकता है, जो किसी के लिए विशाल विस्तार दाव महल का सच्चा शिष्य बनने का अवसर है। जी हयान का स्पष्टीकरण अत्यंत विस्तृत था। उन्होंने वांग बाओले से कुछ भी नहीं छिपाया और जो कुछ भी वे जानते थे उसे बाद वाले के साथ साझा किया। वांग बाओले ने जो सुना था उससे वह मोहित हो गया। हालांकि उसने जी हयान की कही बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया। कुछ सोचने के बाद उसने लिटिल मिस्सी को बुलाया और उसकी पुष्टि करने के लिए कहा। उसका जवाब जी हयान के जवाब जैसा ही था। लिटिल मिस्सी ने वांग बाओले से यह भी कहा कि अगर वह हयासिंथस के पेड़ से एक पत्ता लाने में कामयाब हो जाता है तो वह संप्रदाय के अभिलेखों को खोजने के लिए खुद को एक यात्रा से बचा लेगा। अगर वह अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार अर्जित कर लेता है तो उसके पास शिष्य के रूप में उसकी स्थिति को बढ़ाने का एक तरीका होगा। वांग बाओले जानता था कि यह एक ऐसा अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए। एक बार जब उसका नाम संप्रदाय के अभिलेखों में दर्ज हो जाता है तो विशाल विस्तार दाव महल में उसकी स्थिति में भारी बदलाव आ जाएगा। उसके विश्लेषण के आधार पर यह उसके लिए तब भी अच्छा रहेगा जब वह तलवार के शरीर में प्रवेश करेगा और खजाने की तलाश करेगा। कम से कम मैं कई प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता हूँ। इस विचार से वांग बाओले उत्साहित और उत्तेजित होने लगा। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जल्दबाजी में ग्रीन फायर आइलैंड से निकल गया। वह विशाल विस्तार दाव पैलेस की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा उसने हवा में हयासिंथस ट्री के पत्तों की खुशबू महसूस की। वह पेड़ पर 3 पत्ते भी देख सकता था। पत्तियों को देखते हुए वांग बाओले को भूख लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नाक फड़कने लगी। उसने अपने आसपास की सुगंधित हवा को ध्यान से सूंघा। उसकी आंखों में संदेह और भ्रम दिखाई दे रहा था। ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी है। वांग बाओले की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। वह विशाल विस्तार दाव पैलेस में नहीं गया और इसके बजाय वह सामान्य रूप से इलाके में घूमता रहा, फिर चला गया। ग्रीन फायर आइलैंड पर वापस आकर उसने तुरंत वह अज्ञात फल निकाला जो उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ा सकता था। उसने उसे अपने सामने रखा और ध्यान से उसे सूंघा। उसने कुछ पल के लिए सांस रोक ली। गंध बिल्कुल वैसी ही थी। वांग बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फल का अधिक ध्यान से निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि वह सही था। यह अज्ञात सूखा फल हयासिंथस वृक्ष के समान स्रोत से आया था। उसे अपने पिछले शोध में हयासिंथस फल के बारे में कुछ भी नहीं मिला था। हालांकि इस गंध के बारे में वह किसी भी तरह से गलत नहीं था। उसे इस तथ्य पर संदेह हुआ कि उसके शोध के दौरान इस फल के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। लिटिल मिस्सी भी इसे पहचानती नहीं दिखी। वांग बाओले के दिमाग में और भी सवाल उठे और उसने अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने युद्ध क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा निवेश करने पर विचार किया। वांग बाओले को जी हयांग से पूछने में सहजता महसूस नहीं हुई। जिस समय वांग बाओले विचारों में डूबे हुए थे, मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप पर पहाड़ के ऊपर भव्य हॉल में तीनों बुजुर्ग भी एक साथ बैठे थे, गहन चिंतन में। ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उन्हें चर्चा के लिए एक साथ ला सकती थीं। यूरान विशेष रूप से केवल तभी दिखाई दिया था जब फेडरेशन के पौधे पहली बार आए थे। फिर वह एकांत में वापस चला गया था। ये स्पष्ट था कि आज कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। उसे अपना एकांत समाप्त करना था। उनके चिंतन में अधिक समय नहीं लगा। भावशून्य मी लीजी ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी कर्कश आवाज में अधिकार की झलक थी। साथ ही दाववादी फैंग ने 2 मामले उठाए। पहला टेलीपोर्टेशन सरणी गठन को सक्रिय करने और फेडरेशन के पौधों के दूसरे बैच को प्रवेश करने की अनुमति देने से संबंधित है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। वे हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं। दूसरा हाइसिंथस वृक्ष के पत्तों के गिरने से संबंधित है। यही महत्वपूर्ण है। यही वह है जिसके बारे में हमें गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। हम कई साल पहले ही फेडरेशन के पौधों के दूसरे बैच के आगमन के बारे में निर्णय पर पहुंच चुके हैं। हमने 1 साल पहले ये भी पुष्टि की थी कि इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मी लीजी, अब आपको अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है। आप इससे सहमत नहीं हैं। मैं भी इसी तरह आपके विचार से सहमत नहीं हूं। फैंग क्यूरन ने भौहें सिकोड़ी। वह मानसिक रूप से लगातार थकती जा रही थी। वार्षिक समय सीमा बीत चुकी थी। उनके समझौते के आधार पर फेडरेशन को अपने दूसरे बैच के कल्टीवेटर को भेजना चाहिए। हालांकि मी लीजी लगातार दृढ़ होती जा रही थी जबकि वह लगातार डगमगा रही थी। साल भर में असहमति के स्वर और भी मजबूत होते जा रहे थे। फैंग क्यूरन को फेडरेशन के साथ संयुक्त परियोजना को अंजाम देना लगातार चुनौतीपूर्ण लगता जा रहा था।
हर बार बातचीत और समझौता करना जरूरी था।